यूनिट फर्स्ट से पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है मल्टीमीडिया क्या है, समझाइए। मल्टीमीडिया कई सारे तत्वों जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, आर्ट, साउंड, एनिमेशन एंड वीडियो इत्यादि का समूह है। इन सभी तत्वों को किसी कंप्यूटर या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से डिलीवर किया जाता है। मल्टीमीडिया आज के समय में सूचना तथा प्रौद्योगिकी का अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा लोकप्रिय क्षेत्र है। मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है। मल्टीमीडिया में मल्टी का अर्थ होता है बहुत सारे तथा मीडिया का अर्थ होता है पैकेज या एलिमेंट, जैसे कि टेक्स्ट है, इमेज है, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन आदि। अब यहां पर जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है आपको मल्टी और मीडिया। मीडिया में टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, वीडियो, एनिमेशन, ऑडियो, ग्राफिक्स। तो आपको ये जो डायग्राम है, अगर ये प्रश्न आता है तो इस डायग्राम को जरूर बना के आइएगा, स्ट्रक्चर जरूर बनाइएगा और साथ में इसकी थ्योरी यहां पर जरूर लिख के आइएगा। मल्टीमीडिया के अंतर्गत सूचनाओं को ऑडियो, वीडियो, इमेज, एनिमेशन इत्यादि के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर में भी काफी सुधार हुए हैं। पहले हम कंप्यूटर के माध्यम से सिर्फ स्थिर पिक्चर या इमेजों को एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास भेज सकते थे, परंतु आज के समय में हम एनिमेशन, ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप इत्यादि को मैसेज के रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते हैं। अतः मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वह क्षेत्र है जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन इत्यादि को कंप्यूटर के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है तथा डिजिटल रूप में ट्रांसमिट, प्रोसेस, स्टोर तथा वर्णित किया जाता है। इसी के अंतर्गत मल्टीमीडिया की आवश्यकता क्यों है, इसको भी हम समझ लेते हैं। मल्टीमीडिया की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि मल्टीमीडिया एक ऐसी तकनीक है जिसमें टेक्स्ट, डेटा, इमेज और ग्राफिक्स और ऑडियो, वीडियो को मिलाकर डिजिटल रूप से एक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे सूचना बेहतर और प्रभावी ढंग से यूजर को प्राप्त हो सके। पिक्चर और साउंड के रूप में डिस्प्ले की गई सूचना ही मल्टीमीडिया होती है। अगर आप YouTube पर कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आपको कोई जानकारी दी जा रही है तो वह जानकारी मल्टीमीडिया के माध्यम से ही आपको प्राप्त हो रही है। यानी आपको वहां पर वीडियो भी दिखाई दे रहा है, आपको इमेज भी दिखाई दे रही है, साथ में आपको आवाज भी सुनाई दे रही है, साउंड भी है, टेक्स्ट भी है और इमेज भी है। तो ये सबसे बढ़िया उदाहरण है मल्टीमीडिया का। ये आपको थ्योरी के रूप में वहां पर लिखना पड़ेगा। जब आप पेपर में अगर आपको प्रश्न आता है कि मल्टीमीडिया क्या है, उसकी आवश्यकता को समझाइए, तो ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहां पर मैं शब्द दे रहा हूं कि किस प्रकार से परीक्षा में आपको इस प्रश्न के उत्तर को एक्सप्लेन करना है। अच्छा, एक चीज और इसमें बताइएगा आवश्यकता के अंदर कि पढ़ने से अच्छा देखकर और सुनकर समझ में आता है। अगर आप किसी किताब में से कोई कहानी पढ़कर सुनाते हैं तो शायद वह उसे याद नहीं रहेगी, लेकिन यदि आप उसी कहानी का कोई एनिमेटेड वीडियो बना देते हैं जिसमें कि उस कहानी के पात्रों या कार्टून हो और बैकग्राउंड में उसी स्थान का चित्र दिया गया हो, साथ में कहानी के पात्र हैं वह आपस में बात कर रहे हैं, तो वह कहानी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। यही प्रभाव होता है मल्टीमीडिया का। या नहीं, इसके माध्यम से आप जो भी चीज लोगों को बताना चाहते हैं वह उनको अच्छे से समझ में आ जाती है और उसमें इन सभी एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, इन सभी को मिलाकर मल्टीमीडिया बनता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मल्टीमीडिया का उपयोग कहां कहां होता है। सबसे पहले मल्टीमीडिया इन एजुकेशन, आपको इस प्रकार से पॉइंट वाइज यहां पर आप देखेंगे साइड हेडिंग डालते हुए इसको एक्सप्लेन करना होता है। मल्टीमीडिया इन एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में मल्टीमीडिया का बहुत प्रभाव पड़ा है। आजकल स्कूलों में आप देख रहे होंगे कि स्मार्ट क्लास का चलन ज्यादा बढ़ गया है। स्मार्ट क्लास और कुछ नहीं बल्कि मल्टीमीडिया क्लासेस होती है जिनमें किसी भी विषय को मल्टीमीडिया के माध्यम से समझाया जाता है, जिसमें कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है, जिससे वह विषय छात्रों को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। यहां पर मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है इन शब्दों पर जिनके हिसाब से ही आपको परीक्षा पर लिखकर आना है। अब ये समझने के लिए बड़ा आसान है कि भाई मल्टीमीडिया का उपयोग कहां होता है। मल्टीमीडिया का उपयोग आज के समय में सबसे पहला जो स्थान बताया गया कि एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में होता है, लेकिन इसके अंदर आपको लिखना क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में तो होता है परंतु इसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, उसके लिए आपको इन शब्दों का प्रयोग करना, इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इनको ध्यान से सुनिएगा और इसको अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से, यहां पर जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं इनको जरूर देखिएगा।
अगला आता है मल्टीमीडिया इन बिजनेस, व्यवसाय के क्षेत्र में। बिजनेस के क्षेत्र में भी मल्टीमीडिया का महत्वपूर्ण रोल हो चुका है। अब कोई भी काम कंप्यूटर के द्वारा चंद मिनटों में हो जाता है, जैसे कहीं पर ऑनलाइन या फिर कॉलिंग के माध्यम से सामान ऑर्डर करना है या फिर ऑनलाइन बिल बनाने में। बिजनेस में मल्टीमीडिया का उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होता है। सिस्टम के द्वारा हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर आसानी से वीडियो या ऑडियो के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में मल्टीमीडिया का उपयोग एक और जगह पर होता है, जो कि है मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट। पहले हमें अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए पेपर में देना पड़ता था, न्यूज़पेपर वगैरह में, जो कि बहुत ही महंगा पड़ जाता था और हमारा बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट ज्यादा दूर तक नहीं हो पाता था। लेकिन अब ऑनलाइन अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करके पूरे दुनिया में प्रमोट कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है मल्टीमीडिया इन एंटरटेनमेंट। सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला क्षेत्र मनोरंजन होता है। आजकल आप जो मूवी देखते हैं उसमें सबसे ज्यादा मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है। मूवी बनाने में कंप्यूटर ग्राफिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कि मल्टीमीडिया को बढ़ावा देता है। मूवी में मल्टीमीडिया का उपयोग ऑडियो और वीडियो में इफेक्ट चेंज करने में होता है। आजकल मल्टीमीडिया के हेल्प से वीडियो में बहुत ज्यादा एक्शन दे दिया जाता है, जो कि एकदम रियलिटी के जैसा प्रतीत होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है मल्टीमीडिया इन गेम्स। गेम्स के क्षेत्र में, गेम्स में मल्टीमीडिया का उपयोग कंप्यूटर ग्राफिक्स के द्वारा एनिमेशन और वीडियोस बनाने में होता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स के द्वारा हम किसी भी प्रकार का गेम डेवलप कर सकते हैं। गेम्स में 3D एनिमेशन, एक्शन इत्यादि अवेलेबल होते हैं, जो कि केवल और केवल मल्टीमीडिया के द्वारा ही पॉसिबल होता है। अगला है मल्टीमीडिया इन पब्लिक प्लेस। होटल में, ट्रेन में, स्टेशन में, शॉपिंग मॉल में, लाइब्रेरी, किराना स्टोर मल्टीमीडिया स्टैंड अलोन टर्मिनल के रूप में पहले से ही उपलब्ध हैं, जो कस्टमरों के लिए इंफॉर्मेशन को उपलब्ध कराने में सहायता करता है। मल्टीमीडिया मोबाइल फोन के रूप में वायरलेस डिवाइसों के माध्यम से भी प्रदर्शित होता है। इस तरह के इंस्टॉलेशन पारंपरिक बूथ तथा व्यक्तिगत तौर पर मांग की पूर्ति करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा किसी भी सुपरमार्केट में या किसी भी दुकान में प्राइस चलता है, या रेलवे स्टेशन में आप देखते हैं ट्रेन से संबंधित जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। होटल्स में भी अगर कोई डिस्काउंट, कोई ऑफर चल रहा है तो उससे संबंधित जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। तो ये जो बोर्ड बनाए जाते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग से संबंधित या किसी प्रोडक्ट की रिव्यू, प्रोडक्ट की जानकारी दी जाती है, ये सब मल्टीमीडिया इन पब्लिक प्लेस में इस्तेमाल होने वाला चीज है। मल्टीमीडिया इन वर्चुअल रियलिटी। आज के समय में मल्टीमीडिया का वर्चुअल रियलिटी के रूप में अत्यधिक प्रभाव है। वर्चुअल रियलिटी हमें काल्पनिक रूप में घटनाओं का इस तरह एहसास कराती है कि जैसे ये घटनाएं वास्तविक रूप में हमारे सामने घट रही हैं। वर्चुअल रियलिटी के आगमन से 3D एनवायरनमेंट का प्रयोग अत्यधिक रूप से किया जाने लगा है। गेम्स, रिसर्च, मेडिसिन इत्यादि के क्षेत्र में वर्चुअल रियलिटी ने अपना काफी प्रभाव छोड़ा हुआ है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मल्टीमीडिया के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, समझाइए। मल्टीमीडिया में जनरली 5 एलिमेंट होते हैं। इनको ऑब्जेक्ट या कंपोनेंट भी कहा जाता है। सबसे पहले यहां पर आया है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट एक कॉमन मल्टीमीडिया एलिमेंट होता है। यह अल्फा न्यूमेरिक और कुछ स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। यह किसी भी सूचना या मैसेज को रिप्रेजेंट करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। कीबोर्ड जनरली टेक्स्ट को एंटर करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह बहुत ही अच्छा माध्यम होता है किसी भी मैसेज को सेंड करने के लिए, क्योंकि अगर हम अपने मैसेज को कहीं भी इमेज के फॉर्म में सेंड करते हैं तो कभी कभी इमेज लोड नहीं होती है और लोड होने में टाइम लेती है। लेकिन टेक्स्ट जो होता है वो सबसे बेसिक एलिमेंट होता है मल्टीमीडिया का, और यह आसानी से और बहुत ही तेजी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। अगला एलिमेंट है इमेज। यह मल्टीमीडिया का बहुत ही अच्छा एलिमेंट है जो कि यूजर का अटेंशन अपनी ओर ग्रैब करता है। दैट मींस किसी भी मैसेज को आसानी से समझाने के लिए इमेज बहुत ही हेल्पफुल होती है। एक इमेज 1000 शब्दों के बराबर होती है। इसके डिफरेंट एक्सटेंशन की अगर बात करें तो .png, .jpg ये सभी इमेज के एक्सटेंशन होते हैं। इसके बाद अगला है ऑडियो। किसी भी मैसेज को रिकॉर्डेड फॉर्म में जब हम सेंड करते हैं तो उसे ऑडियो कहा जाता है। कभी कभी वेब पेज में ऑडियो को एम्बेड करने के लिए हमें मीडिया प्लेयर प्लगइन की आवश्यकता होती है। जो चीज हम टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं समझ सकते हैं उसे हम ऑडियो फॉर्मेट में समझते हैं, जैसे कि म्यूजिक, सॉन्ग etc। वीडियो अगला है। जब बहुत सारी इमेज को एक फिक्स्ड नंबर ऑफ फ्रेम रेट पर सेट करते हैं
और उसमें ऑडियो का भी मिक्सअप रहता है तो उसे वीडियो कहा जाता है। बहुत सारी इमेज को कंबाइन करके जब हम उसे मूव कराते हैं तो उसे वीडियो कहा जाता है। किसी भी बातों को हम वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और इसे बहुत ज्यादा दिनों तक याद भी रखा जाता है। वीडियो फॉर्मेट बहुत प्रकार के होते हैं जैसे एमपीईजी, एवीआई, डब्ल्यूएमवी, फ्लैश और क्विक टाइम। इसके बाद अगला आता है एनिमेशन। एक से अधिक इमेज को मूवमेंट कराने के प्रोसेस को एनिमेशन कहा जाता है। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी फ्लैश इमेज दैट मींस मूविंग इमेज को एनिमेशन कहा जाता है। यह वेब और डेस्कटॉप दोनों के लिए कॉमन होता है। किसी भी इमेज को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम उनको एनिमेटेड इमेज बनाते हैं। एनिमेटेड इमेज हमारे वेब पेज को बहुत ही अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बनाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मल्टीमीडिया के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होती है। मल्टीमीडिया के निर्माण हेतु आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से हार्डवेयर यहां पर रिक्वायर होते हैं। देखिए यहां पर मल्टीमीडिया का मतलब आपको पता है, पहले की वीडियोस में हमने आपको जानकारी दी। मल्टीमीडिया विभिन्न प्रकार के जैसे टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, ऑडियो वीडियो हो सकता है। अब उन सभी मल्टीमीडिया को चलाने के लिए आपको किस प्रकार के हार्डवेयर की आवश्यकता होती है, या तो चलाने के लिए या तो बनाने के लिए। सबसे पहले यहां पर दिया गया है वो है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होता है या कंप्यूटर का दिमाग होता है जहां पर सभी कार्यों को प्रोसेसिंग तथा सिंक्रोनाइज होता है या किया जाता है। कंप्यूटर की क्षमता को डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड से मापा जाता है। मल्टीमीडिया कंप्यूटर हेतु पेंटियम प्रोसेसर को प्राथमिकता दी जाती है। अब आज के समय में बहुत सारे पेंटियम के अलावा और भी एडवांस प्रोसेसर जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल है। अगला जो हार्डवेयर है वो है मॉनिटर। मॉनिटर कंप्यूटर का आउटपुट देखने के लिए उपयोग होता है। मॉनिटर पीसी में एसवीजीए होना चाहिए। एसवीजीए मतलब यहां पर सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे की बात कर रहे हैं, बट यहां पर आज के समय में अगर बात करें तो एचडी यानी कि हाई डेफिनेशन और इससे भी बेहतर क्वालिटी के मॉनिटर अवेलेबल हैं। इसके बाद बात आती है वीडियो कैप्चर कार्ड। हमें कंप्यूटर में प्रोसेसिंग हेतु एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना होता है। सामान्य कंप्यूटर इसे अकेला नहीं कर सकता। इस कन्वर्जन प्रोसेस हेतु वीडियो ग्रैबिंग कार्ड जैसे विशेष उपकरण तथा सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। यह कार्ड वीसीआर या वीडियो कैमरे जैसे स्रोतों से प्राप्त एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित करते हैं। अगला है फिल्म रिकॉर्डर। फिल्म रिकॉर्डर कैमरा के समान डिवाइस है जो कंप्यूटर से उत्पन्न उच्च रेवोल्यूशन के चित्रों को सीधे 35 mm की स्लाइड फिल्म और ट्रांसपेरेंसी पर स्थानांतरित कर देता है। कुछ वर्षों पहले यह तकनीक बड़े कंप्यूटर में ही संभव थी, लेकिन अब यह माइक्रो कंप्यूटर में भी उपलब्ध है। विभिन्न कंपनियां अपने उत्पादों की जानकारी के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करती है। प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए फिल्म रिकॉर्डिंग तकनीक का ही प्रयोग किया जाता है। अगला है साउंड कार्ड और स्पीकर। साउंड कार्ड एक प्रकार का विस्तारण बोर्ड है जिसका प्रयोग साउंड को संपादित करने तथा आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर पर गाना सुनने, फिल्में देखने या फिर गेम्स खेलने के लिए साउंड कार्ड का आपके कंप्यूटर में लगा होना आवश्यक है। आधुनिक पर्सनल कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड जिसे हम मदरबोर्ड भी कहते हैं उसमें साउंड कार्ड पूर्व निर्मित होता है। साउंड कार्ड तथा स्पीकर कंप्यूटर में एक दूसरे के पूरक होते हैं। साउंड कार्ड की सहायता से ही स्पीकर ध्वनि उत्पन्न करता है। माइक्रोफोन की सहायता से इनपुट किए गए साउंड को स्टोर करता है तथा डिस्क पर उपलब्ध साउंड को संपादित करता है। अगला है एयरफोन। एयरफोन को हेडफोन या एयरबड इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। इनमें कान में लगाने हेतु ट्रांसड्यूसर का एक जोड़ा होता है तथा कानों के नजदीकी स्पीकर होता है। ट्रांसड्यूसर के जोड़े मीडिया प्लेयर में इलेक्ट्रिक संकेत प्राप्त करते हैं तथा स्पीकर उस संकेत को सुनाई देने वाली ध्वनि तरंगों में बदलते हैं। इसका प्रयोग अक्सर हम इंटरनेट पर वॉइस चैटिंग, टेलीफोन कॉल करने या संगीत सुनने में करते हैं। अगला है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का प्रयोग चित्र को एक प्रोजेक्शन स्क्रीन पर या किसी प्रकार की किसी तरह पर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से होता है। 3 प्रकार के मुख्य दिए गए हैं प्रोजेक्टर: वीडियो प्रोजेक्टर, मूवी प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर। इस प्रश्न को आगे बढ़ाने के पहले एक आवश्यक जानकारी आपको यह बता देता हूं कि आपको ये हार्डवेयर के अंदर ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अब उसके अंदर जो थ्योरी मैं आपको समझा रहा हूं इसीलिए समझा रहा हूं ताकि आप इन पॉइंट्स के अंदर क्या लिखेंगे वो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए दोनों चीजें समझना आपके लिए आवश्यक है।
पॉइंट तो याद रखना ही है, पॉइंट के साथ उसके अंदर क्या कंटेंट लिखना है वो भी आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अब इसके बाद देखिए आखिरी बचता है हार्डवेयर कैटेगरी में डीवीडी। डीवीडी एक मैग्नेटिक डिस्क है तथा 4.7 जीबी से 17 जीबी तक के डेटा को स्टोर कर सकती है। यह अपनी स्टोरेज क्षमता तथा तेज डेटा ट्रांसफर रेट के कारण एक मानक बन गया है। डीवीडी को एक्सेस करने के लिए डीवीडी रोम ड्राइवर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इनपुट और आउटपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, ये सभी भी मल्टीमीडिया पीसी हेतु महत्वपूर्ण हार्डवेयर डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के बारे में। मल्टीमीडिया के लिए हार्डवेयर के साथ साथ अच्छे सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता होती है। इन सॉफ्टवेयर को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीमीडिया फाइल को देखने के लिए सॉफ्टवेयर और मल्टीमीडिया फाइल को बनाने के लिए सॉफ्टवेयर। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक सेट होता है जो कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं को संचालित व नियंत्रित करता है। कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न हार्डवेयर उपकरण स्वयं अपने बल पर कार्य नहीं कर सकते और ना ही एक दूसरे से तालमेल स्थापित कर सकते हैं। ये सभी उपकरण ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों द्वारा संचालित होते हैं। जिस प्रकार ऑर्केस्ट्रा में म्यूजिक ऑर्गेनाइजर के इशारे पर विभिन्न वादक वाद्य बजाते हैं और एक सामूहिक प्रस्तुति देते हैं, ठीक उसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिए जाने वाले सिग्नलों के अनुसार कंप्यूटर के उपकरण अपना अपना कार्य करते हुए संयुक्त रूप से किसी निश्चित कार्य को पूरा करते हैं। अब इसके उदाहरण में आप देखेंगे विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड, मैक ओएस, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अब अगर बात करें कि मल्टीमीडिया फाइल को देखने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर लगते हैं, तो यहां पर देखिए वो सॉफ्टवेयर जिनकी मदद से हम मल्टीमीडिया फाइल को देख सकते हैं। जैसे अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत फोटो या इमेज देखना है तो हमें इमेज व्यूअर की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार से ऑडियो फाइल सुनने के लिए विंडो मीडिया प्लेयर या विनैम्प का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से वीडियो फाइल के लिए वीएलसी प्लेयर या एमएक्स प्लेयर का प्रयोग होता है। अब इसके बाद फाइल को बनाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो आज के समय में मार्केट में, चाहे वो फोटो की बात करो, चाहे वो आप वीडियो की बात करो या ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात करो, जैसे फोटोशॉप होता है, डायरेक्टर होता है, एडोब प्रीमियर होता है, साउंड एडिटर, फ्लैश, फ्रंट पेज, एलियास, वेव फ्रंट। ये सभी सॉफ्टवेयर हैं जो किसी भी प्रकार की मल्टीमीडिया फाइल को बनाने में हेल्प करते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके एक सिंपल मल्टीमीडिया कैसे बनाया जाता है। देखिए पावर पॉइंट जैसे कि आपको जानकारी होगी ये एमएस ऑफिस के अंतर्गत आने वाला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा एमएस वर्ड और एक्सेल भी एमएस ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। पावर पॉइंट मुख्य रूप से एनिमेशन या किसी भी प्रकार के स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पावर पॉइंट एक स्लाइड शो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। सबसे पहले थोड़ा सा इसका थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किस प्रकार से पावर पॉइंट में आप एक स्लाइड शो बना सकते हैं, एक एनिमेशन बना सकते हैं, मल्टीमीडिया बना सकते हैं, जिससे आप अगर परीक्षा में इसको लिखेंगे तो आपको ऑप्शंस पता हो कि किस ऑप्शन का प्रयोग करके आप इनको बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पावर पॉइंट जो होता है उसको किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। पावर पॉइंट 22/5/1990 में लॉन्च हुआ था। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट सबसे अधिक उपयोग हो रहा है। पावर पॉइंट को चलाना बहुत ही आसान है और कोई भी पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना सीख सकता है। पावर पॉइंट की फाइल सेव होने के बाद पीपीटी एक्सटेंशन में सेव होती है। अब मान लीजिए आपको कंपनी में काम करते हैं और कंपनी का आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर पॉइंट 2013 में एक ऐसा फीचर दिया है जिसमें हमने जो प्रेजेंटेशन बनाना उसे हम वीडियो फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आप पावर पॉइंट के माध्यम से बना सकते हैं। जैसे आप उसको वीडियो में, आप उसमें इमेज लगा सकते हैं, आप उसमें साउंड लगा सकते हैं, आप उसमें बैकग्राउंड वगैरह सेट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं पावर पॉइंट आपको प्रोवाइड करवाता है। अब यहां पर थ्योरी के रूप में दिया गया है कि किस प्रकार से एक प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। इसे मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देता हूं। देखिए ये है पावर पॉइंट जो कि आप एमएस ऑफिस के अंतर्गत आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। अब यहां पर जो साइड में आपको पेजेस दिखाई देते हैं, पावर पॉइंट के अंदर इन पेजेस को स्लाइड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, स्लाइड। अब यहां पर देखिए 1 2 राइट क्लिक करेंगे, न्यू स्लाइड ऐड करना है तो न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो एक और स्लाइड आपकी यहां पर ऐड हो जाएगी। अब आपको जो भी प्रेजेंटेशन बनानी है आप इन स्लाइड के अंतर्गत बनाते हैं। लाइक सबसे पहले जैसे पहले पेज में मैंने लिखा यहां पर तोमर कंप्यूटर
और यहाँ पर नीचे मैं लिखता हूँ DCA PGDCA कंटेंट या जो भी आप जानकारी लिखते हैं। ठीक है, सेकंड पेज में हम गए, यहाँ पर मैंने लिखा DCA, यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दिया मैंने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर PC पैकेज देन MS एक्सेस। ठीक है, ये हो गया हमारा DCA फर्स्ट सेम हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसी प्रकार से DCA यहाँ पर आप जाएंगे तो DCA सेकेंड सेम आपने लिखा। वैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत PC पैकेज जब पढ़ा था तो उस PC पैकेज में आपने पावर पॉइंट के बारे में भी पढ़ा जरूर होगा। ठीक है, तो IT10 इंटरनेट DTP या कोरल ड्रॉ ये हमने यहाँ पर कुछ नाम यहाँ पर लिख दिया। ठीक, तो सिंपली हमने अभी स्लाइड में क्या किया, हमने टाइप कर लिया है। टाइप करने के बाद आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर मेन्यू दिया गया है। मेन्यू में आप देखें होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, ट्रांजिशन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है, अलग अलग यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिजाइन वाले ऑप्शन में जो उपयोगी चीजें हैं, जो खास चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जो एक प्रेजेंटेशन या मल्टीमीडिया बनाने के काम आता है। डिजाइन में आप देखेंगे अलग अलग प्रकार की यहाँ पर डिजाइन दी है। जो भी डिजाइन आप लेना चाहते हैं वो डिजाइन आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। डिजाइन के बाद जो दूसरी चीज आती है वो है ट्रांजिशन। अब यहां पर देखिए जैसे पहला ट्रांजिशन मैंने यहां पर लगाया फेड या जो भी आप चेंज करते हैं तो आपकी स्लाइड उसी प्रकार से आपको दिखाई देगी। सेकंड वाले में जाते हैं, इसको हमने इस प्रकार से कुछ लगा दिया। थर्ड वाले में जाकर हमने यहां पर कुछ और डिजाइन लगा दिया या कोई और शेप ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद अगला आता है एनिमेशन। अब वापस हम जाते हैं पहली स्लाइड में और इसमें एनिमेशन जो आप ऐड करोगे वो आपके टेक्स्ट पर होता है। ठीक है, यहां पर ट्रांजिशन जो होता है वो स्लाइड पर होता है, एनिमेशन जो होता है वो टेक्स्ट पर होता है। तो जैसे इसमें हमने ये वाला एक एनिमेशन लगाया नीचे वाली लाइन पे और ये जो लिखा हुआ है DCPGD से इसमें हमने कुछ और लगाया। इसी प्रकार से यहां पर जो ऊपर लिखा हुआ है इसमें हम यहां पर देखिए कोई और ऐड करते हैं और उसके नीचे वाले पे हमने यहाँ पर भी कुछ और ऐड कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर जाकर हमने ऐड किया और इसमें जाकर हमने ऐड किया। तो सभी में हमने एनिमेशन ऐड कर दिया है। अब स्लाइड शो करने के लिए या तो आप स्लाइड शो ऑप्शन में जाकर फ्रॉम बिगिनिंग यहाँ पे भी कर सकते हैं या कीबोर्ड से शॉर्टकट की F5 प्रेस करके भी आप स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रांजिशन आया, देन ये टेक्स्ट का एनिमेशन आया कुछ इस प्रकार से, फिर ये अगला ट्रांजिशन था, ये एनिमेशन था, ये एनिमेशन, ये ट्रांजिशन, ये एनिमेशन। तो इस प्रकार से एक सिंपल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं जिसमें मुख्य तौर पर आपका स्लाइड ऐड करना, डिजाइन देना, ट्रांजिशन देना, एनिमेशन देना, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं। तो आपको जब थ्योरी लिखना है तो स्टेप बाय स्टेप आप लिख सकते हो। भाई सबसे पहले स्टेप 1 आपको क्या करना है, आपने स्लाइड ऐड करना है। स्टेप 2 आपने उन स्लाइड पर टाइप करना है। स्टेप 3 आपने डिजाइन ऑप्शन पे जाके तो इसको थोड़ा सा डिटेल में आप करके आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर ये प्रश्न आता है कि पावर पॉइंट की सहायता से एक मल्टीमीडिया किस प्रकार से तैयार किया जाता है, स्लाइड किस प्रकार से तैयार की जाती है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से कंप्लीट एक्सप्लेन कर सकते हैं। यूनिट 2 से पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है मल्टीमीडिया कंपोनेंट टेक्स्ट को समझाइए। अब लास्ट यूनिट में हमने देखा था कि मल्टीमीडिया के विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, उनमें से एक कंपोनेंट टेक्स्ट भी होता है। अब यहां पर यूनिट सेकेंड में उन सभी कंपोनेंट को आगे चल के जितनी भी यूनिट्स आएंगी उन सभी को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। वन बाय वन सभी के बारे में समझेंगे। तो यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है टेक्स्ट से संबंधित। भाई क्या है टेक्स्ट, इसके बारे में समझ लेते हैं। अब सभी को पता है जैसे लिखा हुआ दिख रहा है ये सब टेक्स्ट ही है, लेकिन इसको हमको एक्सप्लेन कैसे करना है ये समझने के लिए आपको ये जो डिटेल है ये देखना जरूरी है। जैसा कि यहां पर दिया गया है टेक्स्ट डेटा का सरलतम रूप होता है, इसे सबसे कम स्टोरेज स्थान की आवश्यकता होती है। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का प्रयोग सूचना को टेक्स्ट के रूप में प्रस्तुत करने के लिए होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट के निर्माण की मूल इकाई टेक्स्ट ही होती है। एक ईमेल मैसेज में प्रायः कुछ टेक्स्ट के फील्ड होते हैं। हाल ही में हुए इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब से टेक्स्ट का महत्व पहले की अपेक्षा और भी ज्यादा बढ़ गया है। टेक्स्ट एक एवं सिंबल जो किसी भी रूप में हो, बोले गए या लिखित रूप में, कम्युनिकेशन के सबसे सामान्य सिस्टम होते हैं। टाइटल, स्क्रीन, मेन्यू एवं बताने के लिए लेबल डिजाइन करना काफी महत्वपूर्ण होता है, जिसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका अत्यंत सही एवं सशक्त अर्थ होता है। टेक्स्ट का प्रयोग नाम, पता, विवरण, परिभाषा एवं अन्य प्रकार के डेटा के लिए किया जाता है। टेक्स्ट की मुख्य विशेषताओं में पैराग्राफ स्टाइलिंग, कैरेक्टर स्टाइलिंग, फॉन्ट फैमिली और साइज, एक डॉक्यूमेंट में उसकी रिलेटिव लोकेशन शामिल होती है।
टेक्स्ट कई तरह के हो सकते हैं, जैसे प्लेन टेक्स्ट होता है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है, हाइपर टेक्स्ट होता है। क्या होते हैं तीनों, डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। प्लेन टेक्स्ट का मतलब होता है, प्लेन टेक्स्ट को अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट भी कहा जाता है, जिसमें कैरेक्टर के एक सीमित सेट में से निश्चित साइज के कैरेक्टर शामिल होते हैं जो देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। फॉर्मेटेड टेक्स्ट क्या होता है? फॉर्मेटेड टेक्स्ट वह टेक्स्ट होता है जिसका स्वरूप फॉन्ट पैरामीटर्स का प्रयोग करके बदला जा सकता है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, शेप्स, साइज, कलर। हम एक किताब को एक लीनियर मीडियम के रूप में ले सकते हैं जो मूल रूप से शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ने के लिए बनी है। अब इसके बाद हाइपर टेक्स्ट एक आता है। हाइपर टेक्स्ट को नॉन लीनियर तरीके से पढ़ा जाता है क्योंकि इसमें एक ही डॉक्यूमेंट के अन्य भागों या अन्य डॉक्यूमेंट को पॉइंट करने वाले लिंक्स होते हैं। टेक्स्ट लगभग सभी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन मल्टीमीडिया टेक्स्ट की डिजाइन एवं कंटेंट अन्य तरह के टेक्स्ट इतना अलग होता है जितना अंतर किताबी टेक्स्ट एवं न्यूज़पेपर मैगजीन के टेक्स्ट में होता है। टेक्स्ट के अंतर्गत एक फॉर्मेट आता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, जिसको बोला जाता है। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन एप्लीकेशन के बीच आसान ट्रांसफर के लिए फॉर्मेटेड टेक्स्ट और ग्राफिक्स को इनकोड करने की एक पद्धति है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट इंटरचेंज के लिए 1987 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। अधिकांश वर्ड प्रोसेसर टेक्स्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट को रीड राइट कर सकने में समर्थ होते हैं। वर्तमान में प्रयोक्ता विभिन्न MS-DOS, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिन्टोश और पावर मैकिन्टोश अनुप्रयोगों के बीच वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट को मूव कराने के लिए एक विशिष्ट ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर पर निर्भर होते हैं। इसके अलावा HTML के बारे में आपने सुना होगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। यह कॉपी, इमेज, साउंड, फ्रेम, एनिमेशन और अन्य बहुत सी चीजों के साथ वेब पेज को निर्मित करने हेतु एक क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सिस्टम है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि HTML एक ऐसी भाषा है जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों, खासतौर से वर्ल्ड वाइड वेब पर पेज बनाने के लिए प्रयुक्त होती है। इसके हाइपरलिंक नामक कनेक्शन होते या HTML वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर पेज पर प्रदर्शित होने वाली फाइल में प्रविष्ट मार्कअप प्रतीकों और कोड का समुच्चय होता है। ओवरऑल HTML के बारे में डिटेल बताया क्या होता है। यहां पर आप देख पा रहे हो, इंटरनेट में आपने HTML पढ़ा होगा कि यहां पर कुछ कोडिंग होती है जिसके माध्यम से आपको कुछ कोडिंग टाइप करनी पड़ती है, जिसके माध्यम से आप वेब पेज को डिजाइन कर सकते हो। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग कॉन्सेप्ट को समझाइए। यह प्रश्न अक्सर पूछा गया है यूनिट सेकेंड के अंतर्गत। देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग क्या होती है, सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी में आपको यहां पर समझा देता हूं। इसके बाद प्रैक्टिकल के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा कि भाई होता क्या है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग, आप एक प्रैक्टिकल के माध्यम से इसको समझ सके। थ्योरी में दिया गया है ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग अनुप्रयोगों के बीच सूचना का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग का प्रयोग करके आप एक एप्लीकेशन से सिलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट या फाइल ले सकते हैं जिसे सोर्स एप्लीकेशन कहा जाता है और उन्हें दूसरे एप्लीकेशन में रख सकते हैं जिसे डेस्टिनेशन एप्लीकेशन कहते हैं। जब तक कि सारे शामिल एप्लीकेशन OLE को सपोर्ट करते हैं, आप एक एप्लीकेशन के बीच ऑब्जेक्ट और फाइलें स्वतंत्र रूप से मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए मुख्य रूप से जो दो एप्लीकेशंस की बात की गई है, पहला सोर्स एप्लीकेशन, दूसरा डेस्टिनेशन एप्लीकेशन। अब यहां पर मैं आपको दो चीजें दिखाता हूं, ये वर्ड की फाइल है और ये एक्सेल की फाइल है। अब मान लो जो एक्सेल की फाइल है ये हमारा सोर्स एप्लीकेशन है। यहां से कुछ भाग को हमने किया सिलेक्ट करने के बाद इसको हम कर लेते हैं यहां से कॉपी कर लिया, कहां से? सोर्स एड्रेस से, सोर्स एप्लीकेशन से। ये MS वर्ड खुला है, ये हमारा डेस्टिनेशन एप्लीकेशन है। अब यहां पर जाने के बाद एक तरीका है, या तो इसे हम डायरेक्ट पेस्ट कर दें। मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूं। एक सिंपली मैंने यहां पर इसको पेस्ट ऑप्शन के माध्यम से पेस्ट कर दिया, जिसमें कुछ इस प्रकार से यहां पर अभी डिजाइन बन गई है। अब इसके बाद जस्ट इसी के नीचे यहां पर मैं जाता हूं पेस्ट ऑप्शन पे और यहां पर पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत यहां पर इसका प्रकार चुन लेता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट जो है वो सोर्स ऑब्जेक्ट था हमारा, और हमने इसको कर दिया अब यहां पर ओके करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का डिजाइन यहां पर दिखाई देने लगा। तो जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे, इसमें मैं यहां पर लाइंस लगा देता हूं
ताकि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर दिखाई दे, क्योंकि यहां पर दिखने में थोड़ा सा समस्या आएगी। तो ये हमने बनाया था। ऊपर वाला जो था ये सिंपल पेस्ट था, इस पर डबल क्लिक करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये जो डेस्टिनेशन एड्रेस है यहां पर इसका सोर्स एड्रेस किसी भी प्रकार से कनेक्ट नहीं है। लेकिन जब हम नीचे वाले ऑप्शन पे यहां पर डबल क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि जितने भी ऑप्शन एमएस वर्ड के थे अब वो एक्सेल में कन्वर्ट हो गए हैं। मतलब आपको अब एक्सेल का एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है वर्ड के एनवायरनमेंट के अंदर ही। इसका मतलब अब आपके दोनों ऑब्जेक्ट, चाहे वो सोर्स ऑब्जेक्ट हो चाहे वो डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट हो, एक दूसरे से कनेक्ट है। इसी प्रकार से इसे ही हम कहते हैं ऑब्जेक्ट को लिंक करना, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप एज अ एग्जांपल परीक्षा में इस ये जो हमने अभी किया इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मल्टीमीडिया में फॉन्ट और उसकी आवश्यकता को समझाइए। फॉन्ट का यूज कंप्यूटर के सभी डॉक्यूमेंटेशन और एडिटिंग प्रोसेस में किया जाता है, जैसे कि मूवीज पोस्टर पर स्टाइलिश नाम लिखने के लिए या व्हीकल नंबर प्लेट पर टेक्स्ट लिखने के लिए। कंप्यूटर फॉन्ट को टाइप फेस भी कहते हैं और यह कंप्यूटर में तरह तरह के शब्द लिखने का तरीका है। सभी विंडोज कंप्यूटर कुछ बेसिक फॉन्ट पहले से दिए होते हैं, जैसे कि एरियल, यूनिकोड, एमएस, न्यू टाइम्स रोमन, बेल एमटी, इंपैक्ट और एक्सेट्रा। फॉन्ट और टाइप फेस दोनों शब्दों का अर्थ एक नहीं है, लेकिन इन्हें एक दूसरे के बदले इस्तेमाल किया जा सकता है। एक फॉन्ट या टाइप फेस को कैरेक्टर और सिंबल के एक संग्रह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनका स्वरूप अथवा डिजाइन सामान्य होती है। कोरियर फॉन्ट का एक उदाहरण है टाइम्स न्यू रोमन। एक अलग फॉन्ट है जिसे न्यूज़पेपर एवं मैगजीन की प्रिंटिंग में उपयोग किया जाता है। फॉन्ट के सभी वेरिएशन के संग्रह को एक फॉन्ट फैमिली कहा जाता है। उदाहरण के लिए टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स इटैलिक, टाइम्स बोल्ड और टाइम्स बोल्ड इटैलिक सभी एक ही फॉन्ट फैमिली के अंतर्गत आते हैं। अलग अलग फॉन्ट स्टाइल को नीचे बताया गया है। देखिए कौन कौन से फॉन्ट स्टाइल होते हैं। एक तो नॉर्मल होता है, इसके अलावा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ये सभी क्या है, ये अलग अलग फॉन्ट की स्टाइल है। अब अगर बात करें डायमेंशंस ऑफ फॉन्ट, फॉन्ट में बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है किसी भी फॉन्ट को लेकर, जैसे बेस लाइन की बात करो, एक्स हाइट की बात करो, कैप हाइट की बात करो, डिसेंडर की बात करो, एसेंडेड की बात करो, तो ये बहुत सारी चीजें होती है। अब ये होता क्या एक्चुअली में, एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको यहां पर समझाने का प्रयास करूंगा। ये आप देख पा रहे हो, तो जैसे आपने छोटे में 4 लाइन कॉपी इस्तेमाल की, सबसे ऊपर एक लाइन है, बीच में 2 लाइन यहां पर आपको दिखेगी और एक लाइन नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये 4 लाइन अगर कॉपी की अगर आप देखते हैं यहां पर, तो वर्ड को कुछ ऐसे लिखा जाता है, जैसे कैपिटल ऐसे तो ऊपर की 3 लाइनों में लिखा गया, स्मॉल पी है तो नीचे की 3 लाइनों में लिखा गया, स्मॉल कैरेक्टर लाइक आई है, एन है या एक्स है, छोटे शब्द तो उनको बीच की 2 लाइनों के बीच में लिखा गया। ठीक है, तो जो बीच की 2 लाइन होती है उसको हम बात करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्स हाइट। ठीक बात, क्या कहते हैं उसको, एक्स हाइट कहा जाता है। जो सबसे ऊपर वाला है उसे कहा जाता है एसेंडर हाइट, सबसे ऊपर वाले को एसेंडर हाइट और सबसे नीचे वाले को डिसेंडर हाइट। तो यहां पर जैसे P जहां तक जा रहा है ये डिसेंडर हाइट तक जा रहा है, S जहां तक जा रहा है, H की लाइन जहां तक जा रही है ये कहां तक जा रही है, एसेंडर हाइट तक जा रही है। इसके बाद ये जो है बीच वाला भाग है ये मीडियन कहलाता है और इसको हम मीन लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मीन लाइन या मीडियम, एसेंडर हाइट, डिसेंडर हाइट, बीच वाले को एक्स हाइट, ये जो भाग है इसको एक्स हाइट कहा जाता है। अब ये तो हो गया वर्ड के रिलेटेड कि भाई किस शब्द किस लाइन को क्या कहा जाता है। इसके अलावा यहां पर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो फॉन्ट से रिलेटेड होती है, जैसे आपने ऑर्नामेंटल फॉन्ट होते हैं, क्या है नहीं सुना होगा। ऑर्नामेंटल फॉन्ट का प्रयोग केवल सजावट के लिए होता है, ये आप लिख सकते हैं इसके बारे में, और यह बॉडी टेक्स्ट के लिए उपयुक्त नहीं है। यह फॉन्ट आमतौर पर कैटलॉग की कवर डिजाइन या हेडिंग्स के लिए प्रयोग होता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार की डिजाइन से लिखा हुआ है ये ऑर्नामेंटल फॉन्ट कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे फॉन्ट होते हैं जो आपको कीबोर्ड में नहीं मिलेंगे, उनको हम डिंगबैंड फॉन्ट कहते हैं। यहां पर आप देख पा रहे कुछ ये जो आपको अलग अलग प्रकार की डिजाइन दिखाई दे रही है ना, ये क्या होता है, ये डिंगबैंड फॉन्ट कहलाते हैं। इसके अलावा फॉन्ट साइज भी होता है, फॉन्ट के अलग अलग साइज होते हैं, आप पॉइंट वाइज उसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। फॉन्ट स्केलिंग होती है, फॉन्ट स्केलिंग करते हैं फॉन्ट के साइज को बदलना, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करते हैं फॉन्ट की चौड़ाई को बदलना। इसके अलावा ट्रैकिंग फॉन्ट होता है, ट्रैकिंग फॉन्ट में आप देख पा रहे हैं किसी फॉन्ट के बीच का स्पेस यहां पर
बढ़ाया जा रहा है। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये जो वर्ड लिखा है और जो लास्ट में एक वर्ड लिखा है, इन सभी में कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस है। तो ये किससे होता है? इसको हम बोलते हैं ट्रैकिंग को बढ़ाना। इसी प्रकार से लीडिंग फॉन्ट होता है। लीडिंग फॉन्ट में दो लाइंस के बीच में स्पेस होता है। ये दो लाइन से अगर पहली लाइन ऊपर लिखी है, बेस लाइन यहां पर लिखी, तो दोनों के बीच की जो हाइट होगी, स्पेस होगा, उसको जो बढ़ाया जाता है, उस स्पेस को बोला जाता है लीडिंग फॉन्ट। ठीक बात। इसके बाद एक आता है कर्निंग। कर्निंग में क्या होता है? जैसे जो कैरेक्टर दिए गए हैं उनके बीच की स्पेस को काउंट किया जाता है, उनके बीच के स्पेस को कहा जाता है कर्निंग। ठीक है, प्रत्येक अलग अलग कैरेक्टर के बीच की स्पेस को कर्निंग कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मल्टीमीडिया में साउंड के बारे में समझाइए। साउंड एक ऐसा कंपन है जिसे सुनने की शक्ति के आधार पर पहचाना जाता है। सामान्यतः हम उन वाइब्रेशंस को सुनते हैं जो हवा के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, लेकिन साउंड गैस तथा तरल के जरिए भी चल सकता है। यह निर्वात के जरिए गमन नहीं करते, जैसे कि बाहरी अंतरिक्ष में जब वाइब्रेशंस हमारे कानों तक पहुंचते हैं तो उन्हें तंत्रिका मनावेगों में परिवर्तित कर दिया जाता है, फिर मस्तिष्क में भेजा जाता है, जो हमें साउंड के मध्य अंतर करने की सुविधा देते हैं। ज्यादा तकनीकी भाषा में साउंड एक लचकदार पदार्थ में फैले हुए पार्टिकल, दबाव पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट या पार्टिकल गति में होने वाला घटाव तथा बढ़ाव होता है। अब देखिए, दो प्रकार के मुख्य रूप से साउंड होते हैं, इसके बारे में आपने सुना होगा। एक होता है मोनो साउंड, एक होता है स्टीरियो साउंड। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? स्टीरियो दो या दो से अधिक स्वतंत्र ऑडियो चैनल का उपयोग करके ध्वनि का पुनरुत्पादन करता है, जो विभिन्न दिशाओं में सुनाई देने वाली ध्वनि की छाप बनाता है, जैसे कि प्राकृतिक सुनवाई में होता है। मोनो जो होता है उसमें एकल चैनल पर ऑडियो होता है, जैसे अक्सर ध्वनि क्षेत्र में केंद्रित किया जाता है। अर्थात स्टूडियो और ध्वनि का वर्गीकरण करता है। स्टूडियो की गुणवत्ता में सुधार के कारण स्टूडियो साउंड ने मोनो को लगभग पूरी तरीके से बदल दिया है। आज के समय में जो इस्तेमाल होता है वो हमेशा स्टूडियो साउंड ही इस्तेमाल होता है, मोनो का इस्तेमाल नहीं होता है। यहां पर डायग्राम के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, दोनों में अगर अंतर की बात करें तो यहां पर कुछ आधारों पर इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया गया है। सबसे पहले जैसे परिचय के आधार पर अगर बोले तो मोनो क्या होता है? मोनोरल या मोनोफोनिक ध्वनि प्रजनन को सुनने का इरादा है, जैसे कि यह ध्वनि का एक एकल चैनल था जिसे एक स्थिति में आ रहा माना जाता है। जबकि स्टूडियो ध्वनि प्रजनन की एक विधि है जो बहुदिशात्मक श्रव्य परिप्रेक्ष्य का भ्रम पैदा करती है। बहुदिशात्मक मतलब आपको ऐसा लगेगा कि दोनों साइड से आवाजें आ रही है, मतलब प्रॉपर लेफ्ट राइट चैनल के माध्यम से आवाज आ रही है। और उसमें क्या होता है? सिंगल साउंड आता है। लागत की बात करें तो मोनो को रिकॉर्डिंग करने के लिए कम महंगा होता है, सस्ता होता है, जबकि स्टूडियो की रिकॉर्डिंग जो होती है वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है। अब रिकॉर्डिंग की बात करें तो मोनो में यह रिकॉर्ड करने में आसान होता है, इसमें केवल मूल उपकरण की आवश्यकता होती है। जबकि यहां पर स्टूडियो की बात करें तो इसमें उपकरण के अलावा रिकॉर्ड करने के लिए तकनीकी ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। वस्तुओं और घटनाओं की सापेक्ष स्थिति जानना महत्वपूर्ण है। प्रमुख विशेषता की बात करें तो ऑडियो संकेतों को एक चैनल के माध्यम से रूट किया जाता है, और जबकि स्टूडियो में ऑडियो सिग्नल को वास्तविक दुनिया की तरह गहराई, दिशा की धारणा को अनुकरण करने के लिए दो या अधिक चैनलों के माध्यम से रूट किया जाता है। प्रयोग की बात करें तो इसका प्रयोग सार्वजनिक पता प्रणाली, रेडियो, टॉक शो, श्रवण यंत्र, टेलीफोन, मोबाइल संचार, कुछ ऐसे रेडियो स्टेशन में होता है। और इसका प्रयोग सिनेमा घरों में, टेलीविजन, संगीत, खिलाड़ी, एफएम रेडियो स्टेशन में होता है। चैनल्स में देखिए, इसमें एक चैनल होता है मोनो में, और स्टूडियो में दो चैनल का प्रयोग किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनालॉग और डिजिटल साउंड में अंतर बताइए। क्या होता है एनालॉग साउंड और क्या होता है डिजिटल साउंड? सबसे पहले यहां पर समझते हैं, साउंड एनालॉग एवं डिजिटल में किसी एक बेसिक तरीके से स्टोर की जाती है, जिन्हें फॉर्मेट्स कहा जाता है। पहले के फॉर्मेट साउंड को ऐसे रूप में स्टोर करते थे जो ओरिजिनल साउंड वेव की तरह ही होते थे। इन्हें हम एनालॉग रिकॉर्डिंग कहते थे। यह फॉर्मेट एनालॉग कहलाता है क्योंकि साउंड वेव का फॉर्म, जिसे वेव फॉर्म कहा जाता है, वह रिकॉर्डिंग में ओरिजिनल वेव फॉर्म के जैसा ही होता है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो रिकॉर्डिंग वेव फॉर्म ओरिजिनल वेव फॉर्म की कॉपी होता है। यहां पर आप दोनों प्रकार के जो साउंड है उनका एक आकृति देख पा रहे हैं। ये जो वेव जा रही है ये एनालॉग की है, और ये जो यहां पर आपको बार्स दिखाई दे रहे हैं ये डिजिटल फॉर्मेट के बार्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोनों आपका डायग्राम है, इसको आप बिल्कुल परीक्षा में इसको बनाइएगा अवश्य।
इसके बाद देखते हैं प्लेबैक के दौरान डिजिटल फाइल्स को वापस एनालॉग सिग्नल में बदल दिया जाता है और इन्हें स्पीकर्स में फीड किया जाता है। एनालॉग से डिजिटल न्यूमेरिकल कन्वर्जन एनालॉग सिग्नल को डिजिटाइजेशन के द्वारा न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन की एक सीरीज में ट्रांसफॉर्म कर देता है। डिजिटाइजेशन सैंपलिंग और क्वांटिजेशन से बनता है। सैंपलिंग की प्रक्रियाओं में ओरिजिनल एनालॉग साउंड वेव्स को डिजिटल सिग्नल में बदला जाता है, जिसे कंप्यूटर सेव करने के बाद रिप्लाई करता है। सिस्टम साउंड के सैंपल बनाता है और इसके लिए यह निश्चित अंतराल पर इसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को स्नैपशॉट लेता है। उदाहरण के लिए एक्स पर साउंड को शायद एक एम्पलीट्यूड वाई के साथ मापा गया है। सैंपल रेट जितनी ज्यादा होती है उतने ही बेहतर ढंग से डिजिटल साउंड इसके रियल लाइफ सोर्स को वापस दिखाता है और इसे स्टोर करने के लिए डिस्क स्पेस भी अधिक लगती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साउंड की विभिन्न फाइल्स कौन सी होती है। जैसे आपने अलग अलग प्रकार के फाइल्स के बारे में सुना होगा कि एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है, या ऑडियो की कोई फाइल है, वीडियो की कोई फाइल है। सबके अलग अलग प्रकार के फाइल के एक्सटेंशन होते हैं, अलग अलग प्रकार की फाइल्स होती हैं। अब यहां पर अगर अपन बात करें साउंड फाइल की, तो मुख्य रूप से देखिए कौन कौन से साउंड फाइल के कुछ फॉर्मेट यहां पर दिए गए। जैसे आरएम, रियल मीडिया ऑडियो फाइल्स, स्ट्रीमिंग ऑडियो फाइल्स है जो डाउनलोड होने के साथ ही साथ प्ले भी की जा सकती है। इसके अलावा एवीआई आता है। एवीआई एक मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट है जिसे साउंड और मूविंग पिक्चर्स को रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एवीआई के बाद एएसपी एडवांस स्ट्रीमिंग फॉर्मेट होता है। माइक्रोसॉफ्ट का एएसपी एक एक्सटेंसिबल फाइल फॉर्मेट है जो सिंक्रोनाइज मल्टीमीडिया द्वारा डेटा को स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह अनेक तरह के नेटवर्क और प्रोटोकॉल पर डेटा की डिलीवरी को सपोर्ट करता है और यह लोकल प्लेबैक के लिए भी उपयुक्त होता है। एएसएफ का लक्ष्य होता है इंडस्ट्री के अनुरूप मल्टीमीडिया इंटरऑपरेबिलिटी के लिए एक आदान प्रदान करना। प्रत्येक एएसएफ फाइल एक या अधिक मीडिया स्ट्रीम से बनी होती है। इसके अलावा MP3 के बारे में आपने सुना होगा। MP3 एक फाइल फॉर्मेट है जिसमें कंप्रेस डिजिटल ऑडियो को कंप्यूटर पर स्टोर किया जा सकता है। कंप्रेशन का इस्तेमाल करके MP3 फाइल्स अनकंप्रेस हाई क्वालिटी ऑडियो की तुलना में केवल 1/10 स्पेस लेती है। MP3 फॉर्मेट का MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप में आता है। इसके अलावा वेब फॉर्म WAV जिसको बोलते हैं, एक वेब फाइल ऑडियो फाइल फॉर्मेट है जिसे संयुक्त रूप से माइक्रोसॉफ्ट द्वारा IBM ने डेवलप किया था। वेब साउंड फाइल्स .wav एक्सटेंशन से एंड होती है। यह एक स्टैंडर्ड PC फाइल फॉर्मेट बन चुका है जो प्राय सभी विंडोज एप्लीकेशन द्वारा प्ले किया जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मिडी क्या होता है। मिडी जिसका फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। यहां पर सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मिडी। भाई ये क्या है? मिडी एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक उपकरणों, कंप्यूटर्स और अन्य उपकरणों को आपस में रियल टाइम में कम्युनिकेट, सिंक्रोनाइज और कंट्रोल करने की क्षमता देता है। मिडी केवल म्यूजिक स्टोर करता है या इसमें निर्देश होते हैं जो वास्तविक साउंड डेटा के बदले इस्तेमाल होते हैं। यह निर्देश साउंड को दोबारा बनाने के लिए जरूरी नोट्स और समय अवधि को शामिल करते हैं क्योंकि मिडी फाइल्स में डेटा की जगह निर्देश होते हैं। अतः एक सिंथेसाइजर की आवश्यकता होती है जो उन्हें सुन सके। मिडी स्कोर बनाने के लिए एक सीक्वेंस सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। एक मिडी कीबोर्ड का प्रयोग म्यूजिकल स्कोर बनाने के लिए होता है। एक मिडी साउंड फाइल में मिडी मैसेज होते हैं। मिडी फाइल का एक्सटेंशन MIDI इस फॉर्मेट का एक अन्य रूप है। RIFF मिडी फाइल्स जो .RMI एक्सटेंशन का प्रयोग करता है। अब जैसे मिडी है इसी प्रकार से हम एक चीज और समझते हैं कि साउंड एडिटिंग मिक्सिंग के लिए सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। साउंड एडिटिंग करने का मतलब होगा कि आपने अगर कोई ऑडियो रिकॉर्ड किया है या ऑडियो आप जैसे यहां पर अगर बात करें कि यहां पर किसी भी प्रकार का ऑडियो आ रहा है तो इनमें से किसी ऑडियो को एडिट अगर आपको करना है या उसको मिक्सिंग करना है तो उसके लिए आप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर देखिए कुछ उपयोगी साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया। जैसे AVS ऑडियो एडिटर होता है और एक होता है साउंड फोर्ज और AVS ऑडियो एडिटर क्या होता है? ये एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं ये एक स्क्रीन पर जो बताया गया ये AVS ऑडियो एडिटर ये एक सॉफ्टवेयर है। इसी प्रकार से जो साउंड फोर्ज है वो क्या है? वो भी एक सॉफ्टवेयर है। तो यहां पर भी ऑडियो से रिलेटेड
फाइल्स को अपलोड करके उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। अच्छा, आपको मैं प्रैक्टिकली एक साउंड एडिटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर दिखाता हूं, आप उसको भी साउंड एडिटिंग मिक्सिंग के लिए सॉफ्टवेयर, जो एक क्वेश्चन अगर आता है तो उसके बारे में भी आप इस जो है उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो यहां पर मैं सबसे पहले एक जो ऑडासिटी नाम का एक सॉफ्टवेयर है, इसको मैं ओपन कर लेता हूं। ऑडासिटी आपको कंप्यूटर पर यानी कि इंटरनेट पर मुफ्त मिल जाता है, फ्री अवेलेबल होता है। अब यहां पर किसी साउंड फाइल को, लाइक यहां पर फाइल पे जाते हैं, इंपोर्ट में जाते हैं, ऑडियो में जाते हैं, और किसी भी साउंड फाइल को अगर आप यहां पर लेना चाहते हैं तो उस साउंड फाइल को यहां पर अटैच किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। देखिए मैं यहां पर किस प्रकार से इंसर्ट करता हूं, आपको प्रैक्टिकली मैं इसको करके दिखाता हूं। सबसे पहले आपको जाना है फाइल पे, फाइल में जाने के बाद इंपोर्ट में, इंपोर्ट में जाने के बाद ऑडियो में, ऑडियो में जाने के बाद ये यहां पर एक ऑडियो फाइल है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ऑडियो फाइल यहां पर आपकी आ जाएगी कुछ इस प्रकार से। यहां पर आपको देखिए, यहां पर इसको हम जूम करते हैं थोड़ा सा, और जूम करने के बाद ये जैसे ये पैच है, यहां पर आप देख रहे हैं ये बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है, तो यहां पर कुछ ऐसा साउंड है जो बैकग्राउंड नॉइस है। तो हमने इसको भाग को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं इफेक्ट में, यहां पर नॉइस रिमूवल और रिपेयर आपको दिखाई देता है। यहां पर जाने के बाद नॉइस रिडक्शन ऑप्शन दिखाई देता है, इस पे जाते हैं। देन स्टेप 1 दिया गेट नॉइस प्रोफाइल, इस पर क्लिक करते हैं। यहां पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए करेंगे जिससे पूरी फाइल सिलेक्ट हो जाती है, और कंट्रोल आर प्रेस करेंगे जो कि नॉइस रिडक्शन के लिए एक शॉर्टकट की होती है। अब यहां पर आप देख रहे हैं नॉइस रिडक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और जैसे ही ये कंप्लीट होता है, यहां पर ये जो बार्स आपको दिखाई दे रहे थे जिसमें आपको बहुत ऊपर ऊपर दिख रहे थे, अब आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। फ्लैट होने के बाद इसी फाइल को फाइल में जाना होता है, एक्सपोर्ट ऑडियो में जाना होता है, इसका नाम चेंज करना होता है, और एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करके आप इस फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब जहां पर भी आपने इस फाइल को जहां से उठाया था वहां पर वापस आप जो बैकग्राउंड नॉइस रिड्यूस हो चुका है, इस फाइल का आप इस्तेमाल वहां पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप आसानी से किसी भी साउंड को एडिट कर सकते हैं। साउंड में बहुत सारी और भी उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जिसको आप वहां पर एडिट कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा साउंड फोर्ज सॉफ्टवेयर और एक और सॉफ्टवेयर जो यहां पर दिया गया है एवीएस ऑडियो एडिटर, इसके बारे में भी आप एक्सप्लेन करना चाहे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मुख्य रूप से देखिए ये दोनों जो सॉफ्टवेयर है ये प्रयोग किए जाते हैं ऑडियो में, या तो रिकॉर्ड करने के लिए या तो ऑडियो में एडिट करने के लिए, साउंड इफेक्ट डालने के लिए। ठीक है, तो वीडियो फाइल से आप ऑडियो निकालकर उसको एडिट करके उसमें अपडेट करके और वापस उससे वीडियो फाइल्स के साथ अटैच कर सकते हैं। तो ओवरऑल साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर का मुख्य उपयोग किसी साउंड को क्लियर करना या उसको अपडेट करना होता है। यूनिट 3 से पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है ई गवर्नेंस क्या होता है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझाइए। इंटरनेट के जरिए सरकारी सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने को ही ई गवर्नेंस कहा जाता है। ई गवर्नेंस या ई शासन से आम लोगों को शासकीय सेवाएं और महत्वपूर्ण सूचनाएं इंटरनेट के जरिए मुहैया कराई जाती है। वहीं अगर आप बिजली या पानी का बिल इंटरनेट के जरिए भरते हैं तो इसका मतलब है कि आप ई गवर्नेंस के चलते ऐसा कर पा रहे हैं। ई गवर्नेंस का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है। इस शब्द में ई शब्द का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक उन चीजों को कहा जाता है जो कि बिजली की मदद से चलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीजों में कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप आदि जैसी चीजें आती हैं। वहीं गवर्नेंस का अर्थ होता है हिंदी में शासन, जिसका मतलब है कि किसी चीज के लिए नियम और मानदंड बनाना और ये सुनिश्चित करना कि वो अच्छे से कार्य करे। अब अगर बात करें ई गवर्नेंस के फायदे की, क्या क्या फायदे हैं, देखिए सबसे पहले कार्य में तेजी आती है। सभी महत्वपूर्ण सरकारी कामों को ऑनलाइन जोड़ने की वजह से हर तरह के कार्य में तेजी आई है। जहां किसी भी कार्य को करने में 2 से 3 दिन लग जाता था, वहीं अब वो काम केवल चंद घंटों में हो सकता है। दूसरा, पारदर्शिता आती है। सभी कार्यों के ऑनलाइन होने से एक पारदर्शिता बन जाती है जिसकी मदद से कोई भी कार्य गलत तरीके से नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, हर सरकारी कार्य की जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध होती है। ऐसे में कोई भी नागरिक आसानी से सरकार के कार्य के बारे में जानकारी हासिल
कर सकता है। अगला है लागत में कटौती। ई गवर्नेंस की मदद से काफी चीजों पर आने वाले खर्चे में भी कटौती हुई है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी ऑनलाइन आवेदन को ऑनलाइन भरते हैं तो आपको किसी भी तरह के कागज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। इसी तरह सरकारी दफ्तरों में भी कागजों के इस्तेमाल पर कटौती आती है। पर्यावरण के लिए लाभदायक, जितने कम कागज का इस्तेमाल होगा उतने ही पेड़ों को बचाया जा सकेगा। पेड़ों को बचाने से हमारे पर्यावरण और बेहतर बनाया जा सकेगा। इसीलिए ई गवर्नेंस का जो सबसे बड़ा लाभ है वो हमारे पर्यावरण की रक्षा करना है। अगला है जवाबदेही। सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को पारदर्शिता मिलने के चलते सरकार की जवाबदेही बन जाती है, जिससे कि सरकार का लोगों को जवाब देने का उत्तरदायित्व बन जाता है। ऐसे में कोई भी गलत काम होने की संभावनाएं कम होती हैं। इतना ही नहीं, सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोगों पर भी सही तरह से कार्य करने की जिम्मेदारी बन जाती है। इसके अलावा लोगों के लिए फायदेमंद ई गवर्नेंस के कारण हर किसी नागरिक को कंप्यूटर का इस्तेमाल करना आ रहा है, जिससे कि हमारे देश के गांव के लोग भी कंप्यूटर की शिक्षा हासिल करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। अब जहां पर फायदे हैं वहां पर नुकसान होना भी लाजमी है। तो यहां पर देखिए, ई गवर्नेंस के बहुत सारे नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है? सबसे पहली बात, हर कोई लाभ नहीं उठा सकता है। हमारे देश की ज्यादातर आबादी अशिक्षित है, जिसके चलते वो ई गवर्नेंस का फायदा चाहते हुए भी नहीं उठा सकती। देश के अधिकतर लोगों को तो कंप्यूटर का प्रयोग करना भी नहीं आता। ऐसे में और किसी पर अपने कार्य के लिए उन्हें निर्भर रहना पड़ता है। पहुंच में कमी, गांवों के लोगों को अभी तक ई गवर्नेंस के बारे में सही से कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में अभी भी कई लोग इस सुविधा का इस्तेमाल करने से वंचित हैं। इंटरनेट की सुविधा नहीं होना, अभी तक हमारे देश में कई ऐसे गांव जहां पर अभी तक इंटरनेट की सुविधा को सरकार पहुंचाने में नाकाम रही है। ऐसे में ई गवर्नेंस से देश के हर नागरिक को जोड़ने का सपना पूरा करना नामुमकिन है। इसके अलावा इंटरनेट का सुरक्षित ना होना, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अभी भी इंटरनेट एक सुरक्षित जरिया नहीं है, जिसके माध्यम से किसी भी जानकारी को साझा करने में खतरा हमेशा रहता है। हमारे द्वारा साझा की गई जानकारी का फायदा कोई और व्यक्ति भी उठा सकता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ई गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं? इसके पहले हमने ई गवर्नेंस वाला प्रश्न देखा हुआ था। ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट, इन दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर है, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट का अर्थ है नागरिकों, व्यवसायियों, कर्मचारियों और सरकारों को सरकारी सूचना एवं सेवाएं देने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। एक संगठनात्मक परिप्रेक्ष्य से ई गवर्नेंट का अत्यधिक स्पष्ट लाभ है वर्तमान व्यवस्था या प्रणाली की दक्षता में सुधार लाना, ताकि यह धन एवं समय बचा सके। उदाहरण के लिए, एक बोझिल दस्तावेजी प्रणाली से हटकर यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली पर कार्य किया जाए तो यह प्रणाली जनशक्ति की आवश्यकता को कम कर सकती है और कार्य परिचालन लागत भी घट सकती है। नागरिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ई गवर्नमेंट का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि नागरिकों को सरकारी सेवाएं कहीं भी और किसी भी समय उपलब्ध हो सकती हैं। नागरिकों के लिए ई गवर्नमेंट के अन्य लाभों में क्या क्या चीजें शामिल है, चलिए देखते हैं। बहुभाषी सूचना सारांश, डिसेबिलिटी फ्रेंडली नेविगेशन, सारांश तक पहुंच एवं सरकार से जुड़ी सूचनाएं, सेवाओं तथा योजनाओं में नवीनतम परिवर्तनों की नियमित जानकारी। इसके अतिरिक्त सेवाएं मुद्रित कागजों की आवश्यकता को भी कम करेगी, इसलिए ये हम एक हरे भरे गृह तथा धारणीय पारिस्थितिक प्रणाली में योगदान देती है। इंटरनेट का उपयोग देखो और अनुभव करो की दृष्टि से सूचना को आसानी से ढूंढा जा सकता है। खराब गवर्नेंस को कई विकासशील देशों का एक बड़ा मुद्दा माना जाता है। ई गवर्नमेंट का प्रभावी कार्यान्वयन ई गवर्नेंस को सक्षम बनाएगा, जिससे निरंकुशता तथा भ्रष्टाचार में कमी आने और सरकारी निर्णय लेने में नागरिकों के विनियोजन तथा सहभागिता के माध्यम से बेहतर पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी की संभावना है। ई गवर्नेंस को ई गवर्नमेंट कार्यान्वयन का एक मूल वांछित परिणाम माना जा सकता है।
अब इसी के अंतर्गत एक प्रश्न और बनता है कि गवर्नमेंट अपनी योजनाओं को नागरिकों तक कैसे पहुंचाती है। देखिए बहुत सारे रास्ते हैं नागरिकों तक जानकारी पहुंचाने के। थोड़ी सी यहां पर जानकारी पहले मैं थ्योरी के माध्यम से आपको दे देता हूं। आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव हमारे जीवन में काफी सक्रिय हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रोल एक स्थान से दूसरे स्थान पर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। कंप्यूटर नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक रूप में इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दी है और उसे शेयर करती है। समय के साथ साथ इंटरनेट के भिन्न भिन्न प्रकार के नेटवर्क पर ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज इत्यादि इंफॉर्मेशन को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ट्रांसफर करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया है। तो गवर्नमेंट ने भी सरकारी तथा गैर सरकारी सूचनाओं को इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित किया है। आजकल गवर्नमेंट ने अपनी योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए सबसे संबंधित सभी सूचनाओं को इंटरनेट पर वेबसाइट के रूप में अपलोड करके दिखाया हुआ है। कोई भी नागरिक उस वेबसाइट के माध्यम से सूचना को प्राप्त कर सकते। जैसे गवर्नमेंट ने विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप योजना लागू की है। इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इससे संबंधित कार्यालय में जाने की आवश्यकता होती थी। वहां पर काफी समय व्यतीत हो जाता था, परंतु सही इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं हो पाती थी। अतः गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से संबंधित वेबसाइट scholarship.nic.in अपलोड कर दी है। अब कोई भी व्यक्ति इस वेबसाइट पर जाकर स्कॉलरशिप के बारे में संपूर्ण सूचना प्राप्त कर सकता है। तो मुख्य रूप से अगर इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी योजनाओं को किसके माध्यम से, विभिन्न वेबसाइट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से जनता तक, नागरिकों तक पहुंचाती है, ताकि उन्हें गवर्नमेंट की विभिन्न योजनाओं की जानकारी लगे और वो इन योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है ट्रिपल पी मॉडल क्या होता है, समझाइए। ट्रिपल पी मॉडल का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि सार्वजनिक, निजी और साझेदारी। इसे हम ट्रिपल पी, 3P या P3 आदि नामों से जानते हैं। इनमें दो या दो से अधिक सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच एक सहकारी व्यवस्था है जो आमतौर पर दीर्घकालिक प्रकृति की होती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सरकार निजी कंपनियों के साथ अपनी परियोजनाओं को पूरा करती है। देश के कई हाईवे इसी मॉडल पर बने हैं। इसके द्वारा किसी जन सेवा या बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन की व्यवस्था की जाती है। इसमें सरकारी और निजी संस्थान मिलकर अपने पहले से निर्धारित लक्ष्य को पूरा करते हैं और उसे हासिल करते हैं। ट्रिपल पी एक व्यापक शब्द है जिसे एक सरल अल्पकालिक प्रबंधन की किसी भी लंबी अवधि के अनुबंध के लिए लागू किया जा सकता है। देखिए, इसे मैं थोड़ी सी सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लो सरकार ने किसी योजना को निकाला, अब उस योजना को जनता तक पहुंचाना है। जनता तक पहुंचाने के लिए अगर सरकार खुद से किसी व्यक्ति को अपॉइंट करती है, अपना एक अलग से डिपार्टमेंट बनाती है, तो उसे ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। पूरे प्रदेश में उस योजना को जनता तक पहुंचाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया जिसके माध्यम से कोई प्राइवेट व्यक्ति, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो एक निजी संस्थान ओपन करे और उस संस्थान के माध्यम से उन सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचा दे। तो यहां पर फिर विकास हुआ किसका, MP ऑनलाइन का। MP ऑनलाइन, CSC जैसी जो सर्विसेज होती हैं, ये क्या होती है, ये एज अ बिजनेस कोई भी निजी व्यक्ति ओपन करता है और इस बिजनेस के माध्यम से वो गवर्नमेंट की जितनी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं को जनता तक पहुंचाता है। इसमें फायदा किसका, इसमें देखिए गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो आसानी से जनता तक पहुंच रही है। जो व्यक्ति है जो ये सब काम कर रहा है उसको बिजनेस मिल रहा है और जनता को फायदा है कि उस तक आसानी से वो योजनाएं पहुंच पा रही। तो इसमें फायदा सभी का है। तो ये जो मॉडल जिसमें गवर्नमेंट भी शामिल है, जिसमें जनता भी शामिल है और उसमें एक व्यक्ति जो इन दोनों के बीच में जो एक पुल का काम कर रहा है वो भी शामिल, तो ये इस प्रकार से तीनों को मिलाकर जो बन रहा है वो है पब्लिक पार्टनरशिप प्राइवेट। ये तीन प्रकार से इस प्रकार से कनेक्ट होता है। इसी को ही हम ट्रिपल पी मॉडल के नाम से जानते हैं। अब यहां जैसे बोले कि भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ट्रिपल पी की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब सरकार के पास इतना धन नहीं होता कि जिससे वह अपनी हजारों करोड़ रुपयों की घोषणाओं को पूरा कर सके, तब ऐसी स्थिति में सरकार प्राइवेट कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करती है और इन परियोजनाओं को पूरा करती है। जैसा कि अभी ऊपर हमने स्ट्रक्चर बताया उसी प्रकार से यहां पर भी बात वही समझाई गई है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या लाभ है, लाभ जरूर लिख के आइएगा। ट्रिपल पी मॉडल अपनाने से परियोजनाएं सही लागत पर और समय में पूरी हो जाती हैं। ट्रिपल पी से काम समय में पूरा होने के कारण निर्धारित परियोजनाओं से होने वाली आय भी समय से शुरू हो जाती है, जिससे सरकार की आय में भी बढ़ोतरी होती है।
परियोजनाओं को पूरा करने में श्रम और पूंजी संसाधन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ट्रिपल पी मॉडल के तहत किए गए काम की क्वालिटी सरकारी काम के मुकाबले अच्छी होती है और साथ ही काम अपने निर्धारित योजना के अनुसार होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है ई डेमोक्रेसी से क्या अभिप्राय है। ई डेमोक्रेसी क्या होती है? देखिए, लोकतंत्र शब्द का अंग्रेजी पर्याय होता है डेमोक्रेसी, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक मूल शब्द डेमोस से हुई है। डेमोस का अर्थ होता है जनसाधारण और इस शब्द में क्रेसी शब्द को जोड़ा गया, इसका अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी शब्द की रचना हुई। जैसे कि उत्पत्ति के आधार से ही स्पष्ट है कि डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ होता है जनता का शासन या प्रजातंत्र, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है। यह शब्द लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। अब यहां पर वर्ड एक और जुड़ जाता है ई, तो यहां पर ई डेमोक्रेसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक और लोकतंत्र शब्द का एक संयोजन, जिसे डिजिटल लोकतंत्र या इंटरनेट लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए 21वीं सदी की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को शामिल करता है। यह सरकार का एक रूप है जिसमें सभी वयस्क नागरिकों को वास्तव, विकास और कानूनों के निर्माण में समान रूप से भाग लेने के लिए पात्र माना जाता है। ई लोकतंत्र सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को समाहित करता है। ई डेमोक्रेसी की आवश्यकताएं क्या है? ई डेमोक्रेसी सामाजिक निर्माण में सभी वयस्क नागरिकों की भागीदारी से ही संभव हो पाया है। विभिन्न साइटों और विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी इंटरनेट साइटों, समूहों और सामाजिक नेटवर्क की एक विस्तृत विविधता के माध्यम से सामाजिक समावेश की एक संरचना भी प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत रूप से और तेजी से व्यक्तिगत राय व्यक्त करने की क्षमता के माध्यम से व्यक्ति की जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता को पूरा किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है एमपी ऑनलाइन सर्विस के बारे में बताइए। देखिए, एमपी ऑनलाइन के बारे में तो आप सभी को वैसे भी पता ही होगा, बट लिखना क्या है, थ्योरी लिखने के हिसाब से थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन आपको कर देता हूं। एमपी ऑनलाइन लिमिटेड मध्य प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, गवर्नेंस की एक संकल्पना है, जिसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं को सीधे आम नागरिक तक पहुंचाना है। एमपी ऑनलाइन मध्य प्रदेश सरकार एवं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। एमपी ऑनलाइन मध्य प्रदेश सरकार का अधिकृत पोर्टल है, जिसके द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाएं विकसित कर नागरिकों को ऑनलाइन प्रदान की जा रही है। इसका गठन जुलाई 2006 में हुआ था। तब से अब तक के मध्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। एमपी ऑनलाइन मध्य प्रदेश में 28,000 से अधिक तहसीलों में 350 जिलों की 51 सीएससी के माध्यम से अपनी सेवाएं नागरिकों को ऑनलाइन उपलब्ध करा रहा है। यह डेटा जो है पुराना है और अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर शहर में, हर गांव में, क्षेत्र में आपको एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर देखने को मिल जाएंगे। एमपी ऑनलाइन विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित सेवाएं जैसे विश्वविद्यालय एवं कॉलेज के लिए प्रवेश प्रक्रिया हो गई, धार्मिक संस्थाओं के लिए दान, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पार्कों में भ्रमण हेतु ऑनलाइन टिकट बुक करना हो, बिल भुगतान करना हो, ऐसी बहुत सारी सरकारी विभागों की विभिन्न योजनाओं को, भर्ती के बारे में, सभी के बारे में यहां पर आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक वगैरह और वेबसाइट की लिंक जो है मिल जाती है। अब बहुत सारी सुविधाएं एमपी ऑनलाइन में। एमपी ऑनलाइन के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो इसके साथ जुड़ के आपको देखने को मिल सकता है वो है कि समाधान ऑनलाइन, सीएम हेल्पलाइन और MyGov.in ये क्या होता है? अच्छा, ये जो प्रश्न है ये आपको टिप्पणी लिखो में शॉर्ट नोट्स के रूप में देखने को मिल सकता है। देखिए, समाधान ऑनलाइन क्या होता है? मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों की शिकायतों के लिए एक पोर्टल का निर्माण किया। इसके माध्यम से आम नागरिक ऑनलाइन एवं डाक पत्र के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इस प्रणाली के माध्यम से विभिन्न शिकायतों का पारदर्शी तरीके से निराकरण हो सकेगा। इस हेतु सतत निगरानी विभाग द्वारा की जाती है। ठीक है, अब इसके कुछ लाभ क्या भाई? लोग अपनी समस्या ऑनलाइन बता सकते हैं, समस्या सुनी जाएगी और उन पर कार्यवाही की जाएगी। अब लोगों को अपनी समस्या उठाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो ये तो हो गई इसकी विशेषता या लाभ आप बोल सकते हैं। तो आपको इसके बारे में देखिए, अब ये तो नॉर्मल सी बात, समाधान ऑनलाइन सबको पता है भाई क्या है। सरकार के द्वारा ऑनलाइन एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से यदि किसी व्यक्ति को
किसी प्रकार की समस्या आती है सरकारी विभाग के अंतर्गत, तो वह ऑनलाइन जाकर समाधान ऑनलाइन के माध्यम से आसानी से शिकायत कर सकता है। शिकायत दर्ज करने के बाद उससे जो है उस समस्या से समाधान के लिए फोन आएगा और जो भी समस्या है उसे उस लेवल पर सॉल्व किया जाएगा। सेम कहानी सीएम हेल्पलाइन में भी होती है। और mygov.in जो है वो गवर्नमेंट की एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी, गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में जानकारी और क्या नई योजनाएं लॉन्च होने वाली है, और ये गवर्नमेंट से संबंधित सारी जानकारी आपको mygov.in इस वेबसाइट पर, ये देखिए कुछ इस प्रकार की वेबसाइट आपको देखने को मिलती है। यहां पर आपको सारी वेबसाइट के अंदर, मतलब इस वेबसाइट के अंदर आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है डिजिटल लॉकर को कैसे उपयोग किया जाता है, समझाइए। डिजिटल लॉकर होता क्या है? भारत सरकार ने 1 जुलाई 2015 को नागरिकों को पैन कार्ड, पासपोर्ट, मार्कशीट और डिग्री प्रमाण पत्र जैसे अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल रूप से संग्रहित करने में मदद करने के लिए डिजिटल लॉकर सुविधा शुरू की है। यदि आप आधार नंबर से जुड़े हैं तो आप अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, आरसी की कॉपी जैसी जारी किए गए दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। सुविधा पाने के लिए बस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड नंबर डालकर आप डिजिटल लॉकर अकाउंट बना सकते हैं। इस सर्विस का सबसे खास बात यह है कि आप कहीं भी कभी भी अपने दस्तावेज को डिजिटल लॉकर द्वारा उपयोग कर सकते हैं। अब आपको बार बार कागजों का प्रयोग करना नहीं पड़ेगा। देखिए ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस डिजिटल लॉकर का होता है जिसको हम शॉर्ट में डिजी लॉकर नाम से भी जानते हैं। अब डिजी लॉकर में जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहां पर इस प्रकार का एक इंटरफेस आता है जिसमें आपको आधार नंबर डाल के ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना होता है और इसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके डायरेक्ट उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट से यहां पर आपके डाउनलोड हो जाते हैं और इसे आसानी से आप स्टोर करके रख सकते हैं। अच्छा, और डिजिटल लॉकर में जो भी डॉक्यूमेंट रहते हैं वो गवर्नमेंट वेरीफाइड होते हैं, तो वो हर जगह मान्य भी होते हैं। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न है, डिजिटल लाइब्रेरी को उपयोग कैसे किया जाता है? क्या होती है डिजिटल लाइब्रेरी? डिजिटल लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी को सीडी में पीडीएफ फॉर्मेट में सेव किया जाता है जिसके जरिए इंटरनेट पर मैगजीन, आर्टिकल, बुक्स, पेपर्स, इमेज, साउंड फाइल्स और वीडियो आसानी से देखे जा सकते हैं। इसके लिए किसी एक्सपर्ट को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, आप इसे खुद आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इन पीडीएफ फाइल्सों में जो भी पीडीएफ फाइल होती है डिजिटल लाइब्रेरी में वो भी प्रिंट भी लिया जा सकता है। देखिए सरल शब्दों में समझे, लाइब्रेरी आपको पता है क्या होता है, जहां पर बहुत सारी बुक्स, किताबें कलेक्शन होती है। वैसे ही डिजिटल लाइब्रेरी की बात करें, डिजिटल लाइब्रेरी मतलब इंटरनेट पर अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में किताबें अवेलेबल हो जाती है तो ये कहलाता है आपका डिजिटल लाइब्रेरी। यहां पर आप देखेंगे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, अगर आप इसको सर्च करेंगे ndl.iitkgp.ac.in, यहां पर आपको कुछ इस प्रकार का एक जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसकी वेबसाइट मिल जाएगी। यहां पर आपको किताबें पढ़ने के लिए मिल जाती है। देखिए मोर देन 60 टाइप्स ऑफ लर्निंग रिसोर्स आर अवेलेबल। तो ये डिजिटल लाइब्रेरी, ये शॉर्ट टिप्पणी लिखो इस प्रकार के प्रश्न में आपको देखने को मिल सकता है। साइबर क्राइम क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। साइबर क्राइम सबसे पहले देख लेते हैं होता क्या है। यह एक ऐसा कार्य है जो गैर कानूनी है तथा जिसमें सूचना तकनीक या कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आधुनिक युग में बहुत से गैर कानूनी काम या अपराध करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, जैसे चोरी, धोखाधड़ी, जालसाजी, शरारत आदि। सूचना तकनीकी प्रगति ने आपराधिक गतिविधियों के लिए नई संभावनाएं भी बनाए हैं। इस प्रकार से अपराधों को निपटने के लिए साइबर लॉ बनाया गया है। साइबर क्राइम 2 तरीके में बटा होता है। देखिए कितने प्रकार के होते हैं साइबर अटैक्स, कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है भाई स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है? यह एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उद्देश्य कंप्यूटर यूजर के विरुद्ध जासूसी करना यानी कि स्पाई की तरह कार्य करना होता है। यह द्वेषपूर्ण प्रोग्राम कंप्यूटर के उपयोग के बारे में छोटी छोटी सूचनाएं जैसे कि ईमेल संदेश, यूजर नेम, पासवर्ड, पूर्व में देखी गई वेबसाइट का विवरण, ये सब कुछ इकट्ठा करता है। कीलॉगर स्पाईवेयर का एक उदाहरण है। कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जानबूझकर स्पाईवेयर का प्रयोग करती है। एक और आता है मालवेयर। यह एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर प्रोग्राम में छेड़छाड़ करता है या उसे नुकसान पहुंचाता है। मालवेयर और वायरस दोनों अलग अलग होते हैं। मालवेयर एक टर्म है जो वायरस के प्रकार को डिफाइन करती है। मालवेयर का मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, अर्थात वो कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर या उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है।
और इसमें कई तरह के प्रोग्राम आते हैं, जैसे वायरस, स्पाईवेयर जो आपके पीसी में जानकारी चुराते हैं, ट्रोजन हॉर्स हो गया और अन्य कई तरह के मैलिशियस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। इसके बाद बात करें स्पैम मेल, इंटरनेट पर लोगों को संदेश या विज्ञापन बार बार भेजना जिसका उन्होंने अनुरोध नहीं किया है, स्पैम कहलाता है। ये इसको याद रखिएगा, आपको ईमेल में अक्सर स्पैम ईमेल आते रहते हैं। इसके बाद आता है लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब एक प्रोग्रामिंग ओल्ड है जो गुप्त रूप से सिस्टम में इंसर्ट होता है और उन्हें विशेष परिस्थितियों में ही एक्टिव किया जाता है, जिनके लिए इन्हें तैयार किया जाता है। जब तक एक लॉजिक बॉम्ब एक्टिव होता है तब तक ये सिर्फ मैसेज डिस्प्ले या प्रिंट करता है, डेटा को डिलीट या करप्ट कर सकता है तथा यह अन्य कई प्रकार के अवांछित प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा एक है डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस इफेक्टिव हैकिंग टेक्निक है जो हैकिंग ग्रुप द्वारा बड़े स्तर पर यूज की जाती है। आमतौर पर हैकर इस तकनीक का इस्तेमाल किसी सर्वर पर अत्यधिक मात्रा में ट्रैफिक भेजने के लिए करते हैं, जिसकी वजह से सर्वर इतने लोड को हैंडल नहीं कर पाता और लोग उस वेबसाइट को खोल नहीं पाते, यानी सर्वर डाउन हो जाता है। इसी प्रश्न के अंतर्गत आपको टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम भी लिखना है। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम में कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है ईमेल फ्रॉड। ईमेल के माध्यम से इन ठगी के कई रूप हैं। मूलतः ये सभी प्रयास ईमेल प्राप्तकर्ता के अंतर में छिपी बिना प्रयास के दौलत हासिल करने की लालसा का लाभ उठाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा भाई आपको ईमेल आता है कि आपको 50 लाख की लॉटरी लग गई है, इस लिंक पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप कुछ पैसे आपको जमा करने पड़ेंगे तभी आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। ये सब ईमेल फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा एक होता है फिशिंग। फिशिंग का मतलब, फिशिंग क्या होता है, इसको सरल शब्दों में समझे तो बोलते हैं भाई मछली पकड़ना। तो मछली पकड़ना वही टेक्निक इंटरनेट पर यूज की जाती है जो लोगों के आईडी और पासवर्ड का पता करने के लिए उसको फिशिंग कहते हैं। जैसे कोई वेबसाइट जिनमें लॉगिन करने के लिए आईडी पासवर्ड डालना, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, कोई बैंक साइट है या कोई भी साइट, तो उसका बिल्कुल सेम पेज डिजाइन किया जाता है और उसकी लिंक सेंड की जाती है जिसकी डिटेल चुरानी है। फिर वो उसको ओपन करके जब लॉगिन करते हैं तो लॉगिन तो नहीं होगा और उनकी आईडी और पासवर्ड हैकर के पास चले जाते हैं। इससे बचने का तरीका है, जब भी किसी साइट में अपना आईडी पासवर्ड डाले उससे पहले यूआरएल जरूर चेक कर ले कि सही है और जब ही अपनी डिटेल वहां पर एंटर करें। इसके बाद आता है ईमेल स्पूफिंग। इसका मतलब यह है कि किसी को भी आपके नाम से गलत डेटा भेज देना या किसी को भी ऐसी गंदी चीजें भेजना, कुछ भेजना जो आप नहीं भेज रहे हैं, या कुछ गलत कमेंट ही करना जो आप नहीं कर रहे, कोई और व्यक्ति कर रहा है लेकिन आपके नाम से कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग। इसके अलावा हैकिंग। हैकिंग का मतलब सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो बिना आपकी परमिशन के अगर कोई आपके सिस्टम को यूज करता है, एक्सेस करता है, ये हैकिंग की कैटेगरी में आता है। एक आता है आइडेंटिटी थेफ्ट करना। मतलब अगर आपके नाम से कोई व्यक्ति कोई अकाउंट क्रिएट करता है और वो उसको एक्टिव रखता है और काम करता है लेकिन आईडी आपकी होती है, आइडेंटिटी आपकी होती है, तो ये आइडेंटिटी थेफ्ट यानी कि उसका नाम चुराना, उसकी पहचान चुराना, ये भी साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। यूनिट 4 से पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है वायरलेस कम्युनिकेशन को समझाइए, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। वायरलेस संचार, वायरलेस कम्युनिकेशन शब्द 19वीं शताब्दी में पेश किया गया था और बाद के वर्षों में वायरलेस संचार तकनीक विकसित हुई है। यह एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर सूचना प्रसारित करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। इस तकनीक में किसी भी केबल या तारों या अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टरों की आवश्यकता के बिना हवा के माध्यम से सूचना प्रसारित की जा सकती है, जैसे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों जैसे कि IR, RF उपग्रह आदि का उपयोग करके। संचार क्षेत्र में वायरलेस कम्युनिकेशन सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। वायरलेस कम्युनिकेशन तारों, केबलों या किसी भी भौतिक माध्यम जैसे कि कनेक्शन का उपयोग किए बिना एक बिंदु से दूसरे तक सूचना प्रसारित करने की एक विधि है। आमतौर पर एक संचार प्रणाली में ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सूचना प्रसारित की जाती है जिसे सीमित दूरी पर रखा जाता है। वायरलेस कम्युनिकेशन की मदद से ट्रांसमीटर और रिसीवर को कुछ मीटर से कुछ हजार किलोमीटर के बीच कहीं भी रखा जा सकता है। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कुछ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है मोबाइल फोन, GPS रिसीवर, रिमोट कंट्रोल, ब्लूटूथ ऑडियो और वाईफाई आदि।
ब्लूटूथ क्या होता है? ब्लूटूथ एक अन्य महत्वपूर्ण निम्न श्रेणी का वायरलेस संचार प्रणाली है। यह 10 मीटर की ट्रांसमिशन रेंज के साथ डेटा, आवाज और ऑडियो ट्रांसमिशन प्रदान करता है। लगभग सभी मोबाइल फोन, टैबलेट और लैपटॉप ब्लूटूथ डिवाइस से लैस है। उन्हें वायरलेस ब्लूटूथ रिसीवर, ऑडियो उपकरण, कैमरा आदि से जोड़ा जा सकता है। अगला है वाईफाई, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क या वीलैन इंटरनेट से संबंधित वायरलेस सेवा है। वीलैन का उपयोग करते हुए लैपटॉप और मोबाइल फोन जैसे विभिन्न डिवाइस एक एक्सेस पॉइंट और एक्सेस इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। इसके बाद आता है वाईमैक्स, एक दूर संचार तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की सहायता से संपर्क स्थापित कर सकेंगे। वर्तमान में कई देश इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्तमान में मौजूद 2G और 3G फोन की सहायता से आप इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते। इसके लिए ऐसे फोन की आवश्यकता होगी जो वाईमैक्स संगत हो। वाईमैक्स इंटरनेट और सेल्यूलर दोनों नेटवर्क पर काम करता है। इसकी गति 2 Mbps होती है और 10 किलोमीटर तक यह समान रहती है। इसकी रेंज वाईफाई की तुलना में ज्यादा होती है। जहां लैपटॉप के लिए इसकी सीमा 5 से 15 किलोमीटर होगी, तो वहीं फिक्स्ड कंप्यूटर स्टेशन में 50 किलोमीटर होगी। वाईमैक्स 1990 के दौरान कई कंपनियां मसलन AT&T, नोकिया, वेरिजोन के इंजीनियरों ने काम करना शुरू किया। सभी कंपनियां ऐसी तकनीक बनाना चाहती थी जिसकी रेंज कई किलोमीटर हो। इसके बाद आता है लाईफाई। लाईफाई का फुल फॉर्म होता है लाइट फिडिलिटी, या इसे हम लाईफाई संचार के लिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र का उपयोग करता है। इसका प्रयोग उन स्थानों पर आसानी से किया जा सकता है जहां ब्लूटूथ, IR और वाईफाई पर प्रतिबंध है, क्योंकि यह रेडियो तरंगों की वजह प्रकाश का उपयोग करता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मोबाइल टेक्नोलॉजी 2G, 3G, 4G और 5G को समझाइए। आज इंटरनेट की दुनिया में एक नए मुकाम पर है, जहां मोबाइल ने 1G से शुरुआत की थी और अब हम फिलहाल 4G के साथ साथ 5G का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अभी इंटरनेट ने बहुत से पड़ाव पार किए हैं, जिसमें आपको पहले से बहुत ज्यादा इंटरनेट स्पीड देखने का मौका मिला। इसके अलावा 5G भी आ गया है, लेकिन अभी तक इंडिया में इसकी सर्विस लॉन्च नहीं की गई है। सबसे पहले आपको G का मतलब बता देते हैं। इंटरनेट के साथ G का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब क्या होता है? G का मतलब होता है जनरेशन। जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है उसका वर्जन बढ़ा दिया जाता है। अब यहाँ पर एक इमेज में आप 1G से लेकर 5G तक की पूरी जो जनरेशन है, जो वर्जन है, उसको आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन जो आई इसकी वो 1980s में आई थी और इसमें स्पीड जो थी वो 2.4 KB पर सेकेंड थी। इसके बाद जो 2G टेक्नोलॉजी आई थी वो 1990 में आई थी। इसकी स्पीड 64 KB पर सेकेंड थी। फिर आया 3G 2003 में, जिसकी स्पीड लगभग 2 Mbps की थी, यानी कि मेगाबाइट पर सेकेंड की थी। इसके बाद आता है 4G जो कि 2009 में आया था और इसकी स्पीड लगभग 100 मेगाबाइट पर सेकेंड की थी। इसके बाद 5G जो 2020 में, इसकी स्पीड 1 GB पर सेकेंड है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो विकास हुआ है वो 1G से स्टार्ट हुआ है और आज हम 5G इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि ये यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको समझाया है, इसी को आप इस प्रकार से पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज लिखने में आपका एक तो पेपर में जगह भी भरती है, आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना पड़ता है, तो आप इसे पॉइंट वाइज भी लिखें और डायग्राम भी जरूर बना कर आइएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है IMEI तकनीक की व्याख्या कीजिए। क्या होता है IMEI तकनीक? IMEI नंबर है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। अगर हम इसे हिंदी में देखें तो हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या इसको बोलते हैं। यह 15 डिजिट का IMEI नंबर केवल उसी डिवाइस में दिया जाता है जहां GSM और CDMA जैसे नेटवर्क उपयोग किए जाते हैं। जिस डिवाइस में GSM सिम लगता है और आप अच्छी तरीके से उसमें इंटरनेट यूज कर सकते हैं, उनमें ही यह होता है। यह एक प्रकार की आइडेंटिटी यानी पहचान है जिससे उस डिवाइस की सभी जानकारियां जैसे मॉडल नंबर आदि के बारे में पता लगाया जा सकता है। आप अपने मोबाइल में *#06# डायल करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। यह लास्ट का हैश डायल करते ही आ जाता है। आप इस IMEI नंबर को कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका फोन कहीं गुम जाता है या खो जाता है तो आप जब पुलिस के पास जाओगे तो वो बोलेंगे कि हमें आपका फोन ट्रेस करने के लिए आपका IMEI नंबर चाहिए, इसलिए आप जल्द ही हमें वो दे दो। तो ऐसे में आपके पास IMEI नंबर होना बहुत जरूरी होता है। इसी में एक और प्रश्न जुड़ता है जो कि सिम
क्या होती है सिम? सिम कार्ड का पूरा नाम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। यह एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है। इसको मोबाइल में डालने के बाद यह मोबाइल के सिस्टम से कनेक्ट हो जाती है और यह मोबाइल से नजदीक के कोई जीएसएम नेटवर्क को सर्च करता है। देखिए, सिम के बारे में तो सभी को पता है भाई, सिम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग कंपनी की सिम आती है, लेकिन सिम को आप डिफाइन कैसे करोगे, उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? अगर प्रश्न आता है कि सिम कैसे कार्य करती है तो इसको लिखोगे किस प्रकार से? अगर सर्च में आपको जीएसएम नेटवर्क मिल जाता है तो वह उससे कनेक्ट हो जाता है। यह जीएसएम नेटवर्क मोबाइल के ट्रांसलेटर से सिग्नल भेजकर कनेक्ट होता है और कनेक्ट होने के बाद आप इससे कॉल कर सकते हैं और कॉल रिसीव भी कर सकते हैं। जब भी हम अपने मोबाइल नंबर से कोई नंबर डायल करते हैं तो वह नजदीक के किसी जीएसएम टावर से फोन की पहचान करता है और जो नंबर आपने डायल किया है उसके इंफॉर्मेशन सैटेलाइट की मदद से सर्च करके उसको कनेक्ट करने में मदद करता है। तो इस तरह से आप कैसे किसी को कॉल कर पाते हैं। इसके और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे सिम कार्ड में आप अपना मोबाइल नंबर, नाम, एड्रेस, ये सारी जानकारी सेव करके रख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर सेव करके रख सकते हैं। सिम कार्ड की मदद से ही आप इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी मदद से ही आप मैसेज वगैरह सेंड कर सकते हैं। तो सिम कार्ड जो है बहुत ही आवश्यक डिवाइस, आज के समय में आवश्यक उपकरण माना जाता है। ठीक है, अच्छा, ये सिम जो होती है वो मुख्य रूप से दो तरह की होती है। सिम कौन कौन सी? एक तो होता है जीएसएम, एक होता है सीडीएम। क्या होता है? ये दोनों टेक्नोलॉजी हैं। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जीएसएम टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल और इसको सबसे पहले 1970 में बनाया गया था। इस लेबोरेटरी का नाम था बेल लेबोरेटरीज तथा 900 मेगाहर्ट्ज और 800 मेगाहर्ट्ज से लेकर 1.8 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड तक यह काम करती है। इसी प्रकार सीडीएमए की बात करें तो सीडीएमए क्या होता है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें कम्युनिकेशन स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी के हिसाब से होता है। यह एक स्पेशल कोडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन करता है। अब दो वर्ड आपने सुने होंगे, प्रीपेड और पोस्टपेड। प्रीपेड का मतलब होता है ऐसी सिम जिसमें आपको पहले रिचार्ज करवाना पड़ता है, उसके बाद ही आप कॉल वगैरह कर सकते हैं। और पोस्टपेड का मतलब होता है जिसमें आपने पहले तो बात करते हैं पर मंथली उसका बिल आता है, इसको हम बोलते हैं पोस्टपेड। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आईपी टेलीफोनी और वीओआईपी को समझाइए। ये जो प्रश्न है ये आपको टिप्पणी लिखो, इस प्रकार के प्रश्न में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं आईपी टेलीफोनी क्या होता है। आईपी टेलीफोनी उन तकनीकों के लिए एक सामान्य शब्द है जो आवाज, फैक्स और अन्य प्रकार की सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल के पैकेट स्विच किए गए कनेक्शन का उपयोग करते हैं। वीओआईपी भी आईपी टेलीफोनी का सामान्य रूप है। वीओआईपी का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वीओआईपी या जिसको हम शॉर्ट में वॉइप कहते हैं, एक इंटरनेट टेक्नोलॉजी है जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क को यूज करके आपको एनालॉग लाइन के बिना वॉइस कॉल करना अलाउ करती है। जब से वीओआईपी मेथोडोलॉजी स्टार्ट हुई है, इंटरनेट पर वॉइस एंड मल्टीमीडिया सेशन बहुत इजी और सस्ता हो गया है। पहले रिमोट लोकेशन वाले किसी भी पर्सन से बात करने के लिए पूरी डिपेंडेंसी पीएसटीएन पर थी, लेकिन अब रिमोट लोकेशन पर किसी से भी बात करने के लिए एक एडिशनल पावरफुल टेक्नोलॉजी मिल गई है। ओवरऑल अगर इसको देखा जाए, वीओआईपी का मतलब होता है इंटरनेट के जरिए आप किसी भी व्यक्ति से किसी भी जगह पर कभी भी बात कर सकते हैं। आप ऑडियो कॉल के माध्यम से और वीडियो कॉल के माध्यम से आसानी से आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और उसके लिए किसी भी पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है कि आप अगर उनके पास कोई टेलीफोन लाइन है और आपके पास टेलीफोन लाइन है तभी हो पाएगा। आपके पास, उनके पास, दोनों के पास अगर इंटरनेट कनेक्शन है, चाहे वो किसी भी मीडियम से हो कनेक्शन, किसी भी प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन हो, तब भी आप आसानी से इंटरनेट के जरिए आप एक दूसरे से इंटरनेट के द्वारा बात कर पाएंगे। इसको ही हम बोलते हैं वीओआईपी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जीआईएस और आईएसपी को समझाइए। क्या होता है जीआईएस? जीआईएस का मतलब होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से टारगेट एरिया की मैपिंग की जाती है। इसके बाद प्राप्त डेटा के माध्यम से ऑफिस में बैठे ही उस पूरे क्षेत्र की सटीक जानकारी हासिल कर ली जाती है। खासकर इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल अर्थ साइंस, एग्रीकल्चर, डिफेंस, न्यूक्लियर साइंस, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानर, मैपिंग, मोबाइल आदि क्षेत्र में खूब हो रहा है। जीआईएस सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो जीआईएस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाली कंपनियां अपने कार्यप्रणाली के हिसाब से कुछ खास तरह के जीआईएस टेक्निक्स जैसे आर्क इन्फो,
ऑटोकैड मैप, मैप इन्फो, जियो मीडिया, CARIS, GIS, CIC, AD और आर्क व्यू इस्तेमाल कर रही है। ISP क्या होता है? ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इस तरह की ऑनलाइन सर्विस देने वाली कंपनियां होती हैं जिनके जरिए इंटरनेट पर इस्तेमाल की जाने वाली हर चीज से संबंधित सभी तरह की सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है। इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है, सेल्यूलर सिस्टम सेल क्या होता है? सेल्यूलर सिस्टम सेल स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक को लागू करता है। प्रत्येक ट्रांसमीटर को बेस स्टेशन कहा जाता है और एक निश्चित क्षेत्र को कवर कर सकता है जिसे सेल कहा जाता है। यह क्षेत्र कुछ मीटर से कुछ किलोमीटर तक भिन्न हो सकते हैं। सेल्यूलर नेटवर्क एक रेडियो नेटवर्क है जो लैंड एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होता है जिसे सेल के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक सेल फिक्स्ड लोकेशन ट्रांसीवर पर सर्व किया जाता है जिसे हम सेल साइट या बेस स्टेशन के नाम से जानते हैं। देखिए, सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यहां पर ये जो आप हनीकॉम्ब का आकार देख रहे हैं, मतलब जो मधुमक्खी के छत्ते का आकार देख रहे हैं, यहां पर मुख्य रूप से जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये है सपोज टावर। किस चीज के? मोबाइल के विभिन्न टावर यहां पर लगे हुए हैं। ये एक प्रकार का फिक्स्ड लोकेशन होता है। फिक्स्ड लोकेशन यहां पर इसे ही हम बेस स्टेशन भी कहते हैं। अच्छा, अब इसकी जो रेंज होती है वो कुछ इतनी रेंज होती है कि एक हनीकॉम्ब का आकार ये डिजाइन करती है। इसी प्रकार से एक टावर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। इस प्रकार से पूरे क्षेत्र में जितने भी नेटवर्क होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक हनीकॉम्ब का आकार बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं भाई ये लैंड एरिया पे इस प्रकार से पूरा जो नेटवर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये रेडियो नेटवर्क होता है। इसे ही हम सेल्यूलर सिस्टम सेल के नाम से जानते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हैंड ऑफ की प्रक्रिया क्या होती है? जब एक मोबाइल यूजर एक सेल से दूसरे सेल में ट्रेवल करता है उस समय वह एक सेल को अटेंड कर रहा होता है और एक रेडियो बेस स्टेशन की रेंज से बाहर जाता है तथा दूसरे बेस स्टेशन की रेंज में एंटर करता है। चूंकि सटे हुए सेल समान फ्रीक्वेंसी चैनल का प्रयोग नहीं करते, अतः जब यूजर सटे हुए सेल की लाइन के बीच में क्रॉस करता है तब कॉल या तो ड्रॉप हो जाती है या रेडियो चैनल से दूसरे रेडियो चैनल में ट्रांसफर हो जाती है। सेल को ड्रॉप करना इच्छित समाधान नहीं होता, अतः दूसरे विकल्प को चुनना उचित होता है। इसे ही हम हैंड ऑफ के नाम से जानते हैं। अब ये जो थ्योरी मैंने आपको बताई, ये थ्योरी आपके लिखने के लिए बहुत यूजफुल रहेगी। आप इसका लिखने के लिए इसका उपयोग करेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं सरल भाषा में कि हैंड ऑफ एक्चुअली होता क्या है। तो यहां पर देखिए, जैसे मान लो ये एक टावर है, आपकी कोई एरिया है, एरिया नंबर ए है। अब आप एरिया नंबर ए से एरिया नंबर बी पे जा रहे हैं जिसकी दूरी लगभग मान लो 5 किलोमीटर की है, ठीक है। तो आपने कार से ट्रेवल करना स्टार्ट किया। अब ये जो नेटवर्क है इसकी जो क्षमता है ये इतनी दूरी तक ये नेटवर्क अपने फैलाया हुआ है। दूसरा जो टावर है उसका यहां तक नेटवर्क फैला हुआ है। जब आप यहां से कार से अपने स्टार्ट करेंगे चलना और मोबाइल पर आप बात करते जा रहे हैं तो मोबाइल पे जो नेटवर्क मिल रहा है फिलहाल वो इस टावर का मिल रहा है। यहां से जाते समय जैसे ही आप इससे दूर जाएंगे, ये वाले नेटवर्क से आप दूर जाएंगे और इस वाले नेटवर्क के आप पास आते जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, इसके सिग्नल वीक हो जाएंगे और इसके सिग्नल स्ट्रांग होते जाएंगे। अब एक बीच में एक ऐसी जगह भी आती है जहां पर आपके मोबाइल में सिग्नल जो है ए को छोड़कर बी के सिग्नल में क्या हो जाते हैं, स्विच कर जाते हैं, ठीक है। ये स्विच करने का काम किसका होता है? मोबाइल स्विचिंग ऑफिस का होता है, जो ये देखती है कि भाई आपके नजदीक कौन सा दूसरा नेटवर्क है और उसमें आपके मोबाइल के कॉल को या आपके जो नेटवर्क उसको स्विच कर देती है। अब स्विच करते समय जब कॉल ड्रॉप नहीं होता है, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है हैंड ऑफ की प्रक्रिया। और ये हैंड ऑफ की प्रक्रिया यहां पर जहां पर दोनों नेटवर्क मिलते हैं उनके बीचों बीच परफॉर्म की जाती है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आता है कि बेस स्टेशन क्या होता है। तो यहां पर जैसे बताया भाई बेस स्टेशन का मतलब क्या हुआ? बेस स्टेशन पारंपरिक सेल्यूलर नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क या सेक्शन है जो एक मोबाइल फोन तथा नेटवर्क स्विचिंग सिस्टम के बीच में सिग्नलिंग तथा ट्रैफिक के चैनल करने के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब जो बेस स्टेशन होता है, जैसे हमने बोला कि भाई मोबाइल स्विचिंग, यहाँ पे मोबाइल स्विच कर रहा है तो मोबाइल स्विच करने के लिए आपको कोई ना कोई ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो कहां से होती है? वो आपके बेस स्टेशन से होती है। मतलब ये पूरा कंट्रोल जो होता है वो बेस स्टेशन के माध्यम से ही किया जाता है। यूनिट 5 से पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को समझाइए। जब हम किसी कंप्यूटर को इस तरह तैयार करते हैं कि वह मनुष्य की बुद्धिमत्ता की तरह कार्य कर सके, उसे
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सरल शब्दों में समझिए कि भाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, मानव के द्वारा निर्मित किया गया दिमाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। अर्थात जब हम किसी मशीन में इस तरह के प्रोग्राम सेट करते हैं कि वह एक मनुष्य की भांति कार्य कर सके, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर बनाने का एक तरीका है। यह कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट या एक सॉफ्टवेयर बुद्धिमानी से सोचता है, ठीक उसी तरह जिस तरह बुद्धिमान व्यक्ति सोचते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके देखिए कुछ लाभ भी हैं, कुछ हानि है। जीपीएस तकनीक का फायदा, कार और फोन में जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल करके हम किसी भी स्थान पर आसानी से पहुंच सकते हैं। हम रास्तों को भूलने के बारे में चिंतित नहीं होते हैं। हमें चिन्हों और साइन बोर्ड को याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। आजकल मोबाइल में जो आप मैप देख रहे हैं वो एआई का ही कमाल है। इसके अलावा रोजमर्रा के कार्यों में इसका इस्तेमाल होता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का हमारे इस्तेमाल हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर में भी होता है। लिखते समय कीबोर्ड हमारी गलतियों को सुधारता है, सही शब्दों का विकल्प देता है। जीपीएस तकनीक मशीन पर चेहरे की पहचान करना, सोशल मीडिया में दोस्तों को टैग करना, ये सभी कामों में एआई का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता है। इसके अलावा खनिज, पेट्रोल और ईंधन की खोज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। खेलों की रणनीति बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल, शतरंज जैसे खेलों की तस्वीरें लेने में प्रमुख रूप से किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे नुकसान भी हैं, जैसे बेरोजगारी का कारण। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल सकती है। फैक्ट्री, कारखानों, बैंकों में इसका व्यापक इस्तेमाल करने से हजारों लोगों की नौकरी छिन सकती है। उच्च कीमत और लागत, बैंक, एटीएम, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, किसी भी जगह कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त मशीन लगाना बहुत महंगा साबित होता है। खराब जाने पर इसको ठीक करना भी आसान नहीं होता। इनका रख रखाव भी बहुत खर्चीला होता है। ऐसी मशीनों के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को बार बार बदलने की जरूरत पड़ती है। रचनात्मक शक्ति खत्म कर सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से हम नई डिजाइन, नई चीजों की रचना कर सकते हैं। बहुत अधिक संभावना है कि इसके व्यापक इस्तेमाल से हम पूरी तरह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर ही आश्रित हो जाएं और निकम्मे और आलसी होकर अपनी रचनात्मक शक्ति खो बैठे। खतरनाक हथियारों का निर्माण भी एआई के माध्यम से किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत एक तो प्रश्न आता है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। दूसरा, इसी से संबंधित जो प्रश्न बनता है कि इसके विभिन्न एप्लीकेशन के बारे में बताइए। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज के समय में कहां कहां पर प्रयोग हो रहा है उसके बारे में बताइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से मुख्य रूप से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, जो तीनों एक साथ भी आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसके लाभ और हानि को समझाइए। साथ में इसके उपयोग को समझाइए कि आज के समय में इसका उपयोग कहां कहां पर हो रहा है। ठीक है, तो एआई होता क्या है और इसके लाभ हानि क्या, वो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया। आज के ये वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इसके एप्लीकेशन कहां का इस्तेमाल होता है। एआई इन हेल्थ केयर, एआई का सबसे बड़ा इस्तेमाल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में होता है। यहां सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कैसे हम पेशेंट को बेहतर इलाज कर सके और वो भी कम से कम लागत में। इसलिए अब कंपनीज एआई का इस्तेमाल हॉस्पिटल में कर रही हैं, जिससे कि बेहतर और जल्दी मरीजों का इलाज सुचारू रूप से हो सके। ऐसे ही एक बहुत ही फेमस हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है आईबीएम वॉटसन। इसके साथ साथ अब कॉमन बीमारियों के लिए हेल्थ असिस्टेंट भी आ चुके हैं। इसके अलावा एआई का इस्तेमाल बिजनेस में भी हो रहा है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की मदद से अब हाईली रिपीटेटिव टास्क को अब मशीनों के द्वारा किया जाता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को अब हम एनालिटिक्स एवं सीआरएम प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे कि यह पता चल सके कि कैसे कंपनीज अपने कस्टमर को बेहतर मदद कर सकती है। अगला है एआई इन एजुकेशन। एआई की मदद से अब ऑटोमेट ग्रेडिंग किया जा सकता है, जिससे कि एजुकेटर्स को ज्यादा टाइम मिल सके बच्चों को पढ़ाने में। एआई की मदद से कोई भी छात्र को अच्छी तरह से इंस्पेक्ट किया जा सकता है, क्या उसकी जरूरत है, किन किन सब्जेक्ट में वो वीक है इत्यादि, ताकि उस छात्र का सही तरीके से मदद किया जा सके। एआई का इस्तेमाल फाइनेंस में, लॉ में, मैन्युफैक्चरिंग में, इन सभी में हो रहा है। तो ओवरऑल आज के समय में अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो वृहद रूप से व्यक्ति के साथ जुड़ चुका है, इंटरनेट के साथ जुड़ चुका है और बहुत सारे व्यक्ति जो है एआई पर डिपेंड हो चुके हैं।
आज के समय में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है इंटरनेट पर, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक चैट जीपीटी के बारे में आपने सुना होगा, जिसके माध्यम से एक ऐसा डेटाबेस, एक ऐसा तकनीक बना दिया गया है कि आप उससे जो भी सवाल पूछते हैं वो आपको उससे संबंधित जवाब तुरंत दे देता है और आपके सवाल के हिसाब से वो आपके जवाब को मॉडिफाइड भी कर देता है। तो एआई जो है वो आज के समय में लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल भी है, साथ में इसके बहुत सारे नुकसान भी है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, इसके मेरिट्स तथा डीमेरिट्स समझाइए। एक्सपर्ट सिस्टम मूल रूप से एक कंप्यूटर अनुप्रयोग है जो एक विशेष डोमेन के आधार पर समस्याओं को हल करने के लिए डिजाइन किया गया। मानव विशेषज्ञों से प्रासंगिक और सटीक ज्ञान को कंप्यूटर मेमोरी में संग्रहित किया जाता है और यह जानकारी जरूरत पड़ने पर सिस्टम द्वारा एक्सेस की जाती है। एक्सपर्ट सिस्टम 4 मुख्य घटकों पर आधारित होता है, वो है उपयोगकर्ता इंटरफेस, आविष्कार इंजन, विकास इंजन और ज्ञान कोश। एक्सपर्ट सिस्टम आमतौर पर विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों जैसे कि चिकित्सा, इंजीनियरिंग, शिक्षा आदि जगह पर उपयोग किया जाता है। देखिए सरल शब्दों में आपको समझाता हूं। जैसे कोई व्यक्ति है जिसको बहुत नॉलेज है किसी टॉपिक के विषय में, अब उसने क्या किया, अपने नॉलेज को किसी एक ऐसी मशीन पर इनबिल्ट कर दिया या उसमें सारी जानकारी को स्टोर कर दिया। अब कोई व्यक्ति है जिसको उनमें से किसी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता है, तो वो उस इनबिल्ट सिस्टम से जहां पर पूरी जानकारी स्टोर है वहां से उस जानकारी को प्राप्त कर रहा है। तो ये जो सिस्टम बनाया गया है ये कहलाएगा एक्सपर्ट सिस्टम। मतलब किसी ऐसे व्यक्ति, नॉलेजेबल व्यक्ति के माध्यम से जब जानकारी को किसी मशीन में, किसी सिस्टम पर स्टोर कर दिया जाता है तो वो सिस्टम एक्सपर्ट सिस्टम कहलाता है। अब इसका मुख्य उपयोग जो है चिकित्सा, इंजीनियरिंग, शिक्षा सभी के क्षेत्र में होता है। ठीक है, अब देखिए फायदे की बात करें तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी, निरंतरता होती है एक्सपर्ट सिस्टम का मुख्य लाभ है। क्योंकि यह एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है इसलिए इसमें सभी ज्ञान या तर्क क्रमबद्ध होते हैं। यदि यह उसी स्थिति में मिलता है तो यह एक ही निर्णय बार बार करेगा, क्योंकि हमेशा कुछ नियमों और तर्क के आधार पर निर्णय लिया जाता है। अगला है इसमें मेमोरी। यह एक्सपर्ट सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक है। इनमें बड़ी मात्रा में ज्ञान संग्रहित करने के लिए मेमोरी की एक बड़ी मात्रा होती है और वे सभी उनके लिए समान रूप से सुलभ होते हैं। इनमें मेमोरी खोने की कोई संभावना नहीं होती है। अगला है लॉजिक। एक्सपर्ट सिस्टम में तर्क बहुत स्पष्ट है। एक एक्सपर्ट सिस्टम में निर्णय लेने या चुनने के तरीके पर सभी नियम, शर्तें और उसकी समझ हमेशा स्पष्ट होती है। एक्सेसिबिलिटी। एक्सपर्ट सिस्टम हमेशा उपलब्ध है, इन तक कभी भी यानी 24/7 तक पहुंचा जा सकता है। यह मानव विशेषज्ञों पर एक्सपर्ट सिस्टम के महत्वपूर्ण लागों में से एक है। अगला है उपलब्धता। एक्सपर्ट सिस्टम एक ही समय में सभी के लिए उपलब्ध है। कई उपयोगकर्ता एक साथ एक एक्सपर्ट सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं और तुरंत उससे प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दीर्घायु है। दुनिया के सभी मानव विशेषज्ञों की एक निश्चित आयु सीमा है, क्योंकि हम इंसान हमेशा जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन एक एक्सपर्ट सिस्टम के मामले में यदि आप एक कंप्यूटर में एक मानव विशेषज्ञ के सभी ज्ञान और अनुभव को डाल दे तो वह हमेशा के लिए सुलभ होता है। अब जैसे इसके कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। क्या है चलिए देखते हैं। सबसे पहला है डेटा इंटीग्रिटी। एक्सपर्ट सिस्टम को मैनुअल रूप से अपडेट करने की आवश्यकता पड़ती है। एक्सपर्ट सिस्टम सब कुछ नहीं सीखती। यही कारण है कि डेटा अखंडता एक एक्सपर्ट सिस्टम के प्रमुख नुकसानों में से एक है। दूसरा, समय और लागत। एक्सपर्ट सिस्टम को खरीदने या इंस्टॉल करने के लिए आवश्यक समय और लागत बहुत अधिक है। एक्सपर्ट सिस्टम विकसित करने के लिए, आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारी मात्रा में समय और पैसे की आवश्यकता पड़ती है। स्पेसिफिक होता है। एक्सपर्ट सिस्टम आमतौर पर एक विशिष्ट डोमेन के लिए विकसित किया जाता है, जबकि एक मानव विशेषज्ञ को एक से अधिक तरीकों या एक से अधिक क्षेत्रों में विशेषता प्राप्त होती है। अगला है शुष्क यानी कि इमोशनलेस होता है। मानव विशेषज्ञों को स्थिति के बारे में जानकारी होती है। इसका मतलब है कि वे कैसे महसूस करते हैं, वे स्थिति में कैसे प्रभावी हैं, लेकिन एक्सपर्ट सिस्टम को किसी भी स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। कॉमन सेंस नहीं होता। एक्सपर्ट सिस्टम के साथ कॉमन सेंस मुख्य मुद्दा है। वे कभी कभी कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें नियम और कानूनों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि उन्होंने प्रोग्राम किया गया था। वे पूरी तरह से नई तरह की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। क्लाउड स्टोरेज एक बहुत ही यूजफुल फैसिलिटी है।
इससे आप अपनी सभी जरूरी फाइल्स को, जैसे डॉक्यूमेंट है, फोटोज हैं, म्यूजिक है, वीडियोज, इन सभी को कंप्यूटर के साथ साथ इंटरनेट पर भी सेव करके रख सकते हैं। यह फाइल दो प्रकार से सेव होती है, पर्सनल और शेयर्ड। पर्सनल सेव की गई फाइल्स को आपके अलावा कोई ना तो कोई एडिट कर सकता है, ना देख सकता है, ना किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ कर सकता है। परंतु जो शेयर्ड फाइल होती है वो आप अपने फ्रेंड को किसी ग्रुप में कन्वर्ट करने की फैसिलिटी होती है, जिससे यह एडवांटेज होता है कि यदि आप कोई प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं तो उसे आप अपने ग्रुप में इजीली शेयर कर सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार उसे देख सकते हैं और उसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। एक और फैसिलिटी हमें क्लाउड स्टोरेज से मिलती है, हमारी फाइल्स ऑनलाइन और ऑफलाइन सेव और सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही कंप्यूटर खराब होने पर या उपलब्ध ना होने पर आप किसी भी जगह से, साइबर कैफे से या किसी भी स्मार्टफोन से अपनी फाइल्स को आसानी से देख सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसके लिए मुख्य रूप से जो कौन कौन सी वेबसाइट, जैसे गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट स्काई ड्राइव है, येंडेक्स है, फोरसिंक है, ड्रॉप बॉक्स है, इनके बारे में आपने पहले सुना होगा। इनमें से गूगल ड्राइव के बारे में तो अवश्य रूप से ही सुना होगा। गूगल ड्राइव इंटरनेट पर एक ऐसा उपलब्ध स्पेस है जहां पर आप अपनी फाइल्स को या कोई भी वीडियो या फोल्डर जो भी है आप उसे आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आप अपने मोबाइल से या कहीं से भी जहां पर इंटरनेट अवेलेबल हो अपनी आईडी को लॉगिन करके आसानी से गूगल ड्राइव से डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब स्पेस आपको इंटरनेट पे मिलता है उसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स और गूगल फॉर्म को समझाइए। क्या होता है गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स और गूगल फॉर्म? देखिए, यहां पर थ्योरी के हिसाब से समझाने के पहले थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में प्रैक्टिकल दिखा देता हूं। यहां पर जब आप गूगल अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं, जीमेल को लॉगिन करते हैं, तो जीमेल आपको बहुत सारी सुविधाएं देता है। जीमेल की सुविधाओं में से ही गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स और गूगल फॉर्म, ये तीनों जो हैं जीमेल की तरफ से या गूगल की तरफ से प्रोवाइड की गई अलग अलग प्रकार की सुविधाएं हैं। गूगल ड्राइव एक ऐसी सुविधा है जिस पर आप अपनी फाइलों को, फोल्डर को आसानी से यहां पर स्टोर करके रख सकते हैं। ये इंटरनेट पर अवेलेबल रहेगा, आप कहीं से भी अपनी आईडी को लॉगिन करके इन फाइल्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको कोई वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की फाइल बनानी है तो आप आसानी से गूगल डॉक्स का इस्तेमाल करके इन फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप अपने कंप्यूटर पर वर्ड फाइल बनाते हैं तो वर्ड फाइल आपके सिस्टम पर सेव होती है, लेकिन जो गूगल डॉक्स में बनाई जाती है वो गूगल डॉक्स में सेव हो जाती है। अब इस फाइल को आप अपने सिस्टम के साथ साथ किसी और सिस्टम या अपने मोबाइल पर गूगल डॉक्स को लॉगिन करके आसानी से कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑनलाइन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की अगर आपको सुविधा देखना है तो गूगल डॉक्स में आप इसे बना सकते हैं। इसी प्रकार से गूगल फॉर्म एक ऑप्शन आता है जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट बनाने के साथ साथ फॉर्म क्रिएट करने का एक ऑप्शन मिलता है। फॉर्म में आप किसी प्रकार का सर्वे फॉर्म या किसी प्रकार का इंक्वायरी फॉर्म यहां से आसानी से क्रिएट कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति से उनकी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए एक बना बनाया फॉर्मेट आपको यहां पर मिल जाता है, या आप इसमें अपने हिसाब से भी डॉक्यूमेंट या फॉर्मेट को रीसेट कर सकते हैं। अब ये तो आपने हो गई जो प्रैक्टिकली था वो मैंने आपको बताया और उसको आप आसानी से लिख भी सकते हो। लेकिन थोड़ा सा शब्द बता देता हूं, गूगल ड्राइव क्या होता है। गूगल द्वारा बनाई गई फ्री सेवा जो आपको ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज पर फाइल स्टोर करने की सुविधा देता है। आप इन फाइल्स को दुनिया के किसी भी कोने से इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइल स्टोरेज के साथ साथ गूगल ड्राइव आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले फीचर जैसे कि डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, ईटीसी सभी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसी प्रकार देखो गूगल ड्राइव के बारे में बताया गया भाई क्या होता है, कैसे होता है। गूगल डॉक्स क्या होता है और गूगल डॉक्स के बाद गूगल जो फाइल होती है वो क्या होता है, किस प्रकार से आप फाइल्स को बना सकते हैं। तो नॉर्मली अगर अपन देखा जाए गूगल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मली देखा जाए तो यहां पर ये तीनों जो हैं वो बहुत गूगल की तरफ से प्रदान की गई अच्छी सुविधाएं हैं। आपको जैसे मैं यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करके आपको बताता हूँ, एक ब्लैंक फॉर्म में जाते हैं, यहाँ पर ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार के फॉर्म आपके पास आ गए। अब आपने मान लो कोई इंक्वायरी फॉर्म रखना है तो आपने इसका नाम रख दिया इंक्वायरी, यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया इंक्वायरी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अपना पहला आ गया कि भाई आप अपना यहाँ पर क्या एंटर करवाओगे, सामने वाले से आपने बोले नाम एंटर करवाना है। नाम के लिए हमने अब शॉर्ट आंसर लिख दिया। ठीक
ठीक है, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। और कोई चीज़ आपको मान लो सामने वाले से आपको एड्रेस इनपुट करवाना है, एड्रेस लिखा, देन आपने यहाँ पे पैराग्राफ लिख दिया। ये 2 चीज़ हमने दे दी और इसको हम कर देते हैं पब्लिश करते समय यहाँ पर देखिए लिंक आपको जो है किसी के साथ शेयर करनी है, तो ये लिंक ऑप्शन पे जाकर आप इसको आसानी से किसी भी व्यक्ति के साथ क्लिप हो गई, और ऐसे आप जहां पर भी शेयर करेंगे वो व्यक्ति को डायरेक्ट ये फॉर्म दिखाई देने लगेगा, और फॉर्म को वो आसानी से इसको फिर भर सकता है। ठीक है, वो अपने आईडी अपने लॉगिन करेगा, लॉगिन आईडी करने के बाद उसको ये फॉर्म दिखाई देगा, वहां से आप किसी भी व्यक्ति से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है डॉक्स का, गूगल ड्राइव का या फॉर्म का, ये आपको शॉर्ट नोट्स में देखने को मिल सकता है।